यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो गाइज, आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? तो एक टॉपिक है टैक्स ऑडिट एंड एथिकल कंप्लायंसेस। ये गाइज जो टॉपिक है ना, ये पहले इनकम टैक्स में नहीं हुआ करता था। टैक्स ऑडिट का टॉपिक है, तो ये ऑडिट में हुआ करता था, बट अंडर द न्यू सिलेबस दिस टॉपिक इज इंट्रोड्यूस इन द टैक्सेशन। तो ये आपका डायरेक्ट टैक्स का पेपर है, उसमें ये टॉपिक इंक्लूड किया है। तो दैट इज टैक्स ऑडिट। आपने ऑफिस में वगैरह देखा होगा, 3CB, 3CD, 3CA, ऐसे फॉर्म्स आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे ऑफिस में। तो उससे रिलेटेड है वो, आज अपन इस टॉपिक में सीखने वाले हैं। क्वेश्चन ये आता है कि सर एग्जाम के लिए वेटेज कितना रहेगा इस टॉपिक का? तो जो इंस्टीट्यूट ने वेटेज दे रखा है पूरे सिलेबस का, तो उसके हिसाब से आई फील दैट 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। 3 मार्क्स है, वो 3 मार्क्स का वेटेज हो सकता है। मींस 2 to 4 मार्क्स है, उसके बीच में इस टॉपिक का वेटेज हो सकता है करके। ठीक है, चलिए तो चालू करते हैं। सबसे पहली चीज ये कि टैक्स ऑडिट सर किसको करानी पड़ती है? तो टैक्स ऑडिट जो होती है वो आपके सेक्शन 44AB में होती है। अपन ने पीजीबीपी टॉपिक में पढ़ा था। तो पीजीबीपी में आपको याद रहेगा, तो एक सेक्शन पढ़ी थी 44AB। 44AB इज अ कंपल्सरी ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये टैक्स ऑडिट करानी पड़ती है। किसको करानी पड़ती है? तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये टैक्स ऑडिट जो करानी पड़ती है, तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कब तक फाइल करनी पड़ती है? ये चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइल करता है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट कब तक फाइल करता है? एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। तो आपका जो रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट है वो अगर 31 अक्टूबर है, तो आपको 30 सितंबर तक टैक्स ऑडिट करनी रहती है। और रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट अगर 30 नवंबर है, तो 31 अक्टूबर तक आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइल करेगा। तो देखिए क्या लिखा दे रखा है, following person are required to furnish the audit report by 1 month before the due date of filing of ROI under section 139(1) in the prescribed form। फॉर्म होते हैं 3CA, 3CB एंड 3CD। अब ये कहां 3CA 3CD लगता है, कहां 3CB 3CD लगता है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ऑडिट किसको करानी पड़ती है? तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं स्पेसिफाइड प्रोफेशंस की, अगर आप प्रोफेशनल्स हो। प्रोफेशनल में कौन कौन आता है? तो मैं आपको बताऊं, प्रोफेशनल का मैंने वहां पे डेफिनेशन बताया था, मेल फिट को करके। एम का मतलब मेडिकल प्रोफेशन, ए का मतलब अकाउंटेंसी करके, ठीक है। एल का मतलब लीगल, ई का मतलब इंजीनियरिंग, एफ का मतलब फिल्म आर्टिस्ट, आई का मतलब इंटीरियर डेकोरेटर, टी का मतलब टेक्निकल कंसल्टेंसी एंड सीए का मतलब कंपनी सेक्रेटरी। मेल फिट को, सीईओ मींस कंपनी सेक्रेटरी। तो वो तुम्हारे प्रोफेशन की कैटेगरी में आते हैं। और प्रोफेशन के केस में गाइस, अगर इस साल का आपका ग्रॉस रिसिट जो है ना, वो ग्रॉस रिसिट आपका 50 लाख रुपए से ज्यादा हो गया, तो आपको ऑडिट करानी रहेगी। ग्रॉस रिसिट आपका 50 लाख रुपए को क्रॉस कर गया प्रोफेशंस के केस में, तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। लेकिन अगर बात करते हैं बिजनेस की, तो क्या होगा? तो बिजनेस के केस में मैं आपको बताऊं, आपका टर्नओवर या ग्रॉस रिसिट 1 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। आपका टर्नओवर या ग्रॉस रिसिट है वो 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है, तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। लेकिन एक चीज समझना, आपको पता है, मैंने आपको बताया था निर्मला सीतारमण जी चाहती है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम कम हो जाए। तो निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया, यहां पे ये 1 करोड़ का जो लिमिट है ना, इस 1 करोड़ के लिमिट को बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया। लेकिन 10 करोड़ का लिमिट तब लगेगा जब 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। पहली कंडीशन ये कि इस साल में जितनी भी टोटल रिसिट है ना, उस रिसिट में आपकी कैश रिसिट है वो 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड इस साल में जितने भी टोटल पेमेंट्स है, उन पेमेंट्स में आपका जो कैश पेमेंट है वो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, तो आपको बिजनेस के केस में ऑडिट की जो लिमिट है वो 1 करोड़ की जगह कितना हो जाएगा? 10 करोड़ हो जाएगा। बिजनेस के केस में आपका जो लिमिट है वो कितना हो जाएगा? 1 करोड़ की जगह आपका 10 करोड़ है वो हो जाएगा। तो देखिए क्या दे रखा है, इन केस ऑफ द बिजनेस द टर्नओवर लिमिट शैल बी द 10 करोड़ इंस्टेड ऑफ द 1 करोड़ इफ cash receipt out of the total receipt is up to 5% during the previous year and cash payment out of the total payment is up to 5% during the previous year। मींस आपके टोटल जितने भी रिसिट्स है, रिसिट मतलब नॉट ओनली बिजनेस रिसिट, ऑल टाइप ऑफ रिसिट, टोटल रिसिट में जो कैश रिसिट है वो अप टू 5% होना चाहिए। एंड टोटल पेमेंट्स में आपका जो कैश पेमेंट है वो अप टू 5% होना चाहिए, 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो उस पर्टिकुलर केस में आपका ये लिमिट जो ऑडिट का है, ये 1 करोड़ की जगह आपका 10 करोड़ का लिमिट हो जाएगा। लेकिन यहां पे क्लेरिफिकेशन दिया निर्मला सीतारमण जी के ने कि यहां कैश का मतलब क्या। तो एक चीज समझना, अगर कोई ऐसा चेक है डीडीए विच इज नॉट अ अकाउंट पे चेक शैल बी ट्रीटेड एज कैश ओनली, जैसे बियरर चेक है,
तो बियरर चेक जो होता है वो बियरर चेक के केस में बेटा ये आपका कैश ही है। ऐसा नहीं बोलोगे बियरर चेक कैश कैसे हुआ, नहीं, बियरर चेक है वो आपका क्या है, कैश है। क्रॉस चेक है वो भी आपका कैश हो जाएगा। सिर्फ अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही डिमांड ड्राफ्ट या एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम है उसके थ्रू पेमेंट होता है, तो वो तुम्हारा अदर देन कैश है। अदरवाइज अगर बियरर चेक है एज वेल एज द क्रॉस चेक है वो भी आपका एज इक्वल टू कैश माना जाएगा। अब एक और चीज समझना, कुछ ऐसे स्पेशल केसेस और है जिसमें आपको ऑडिट करानी रहेगी। कहां पे? सबसे पहला, assessee claiming the lower income under section 44AD and 44ADA and assessee का net taxable income is more than basic exemption। गाइज यू नो दैट 44AD में कितना आपको प्रॉफिट बताना पड़ता है, तो आपका जो भी टर्नओवर होता है उसका 6% या 8% बता सकते हैं, एंड 44ADA में आप 50% बता सकते हैं। तो अगर आप इतना टर्नओवर का, आपका जो बिजनेस टर्नओवर है उसका अगर इतना आप जो है वो अपना पीजीबीपी का इनकम बताते हैं तो दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप उससे कम बताते हैं एंड आपका जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा है, तो उस पर्टिकुलर केस में भी आपको 44AB में ऑडिट करानी रहेगी। उसके साथ साथ में एक और चीज समझना, असेसी क्लेमिंग लोअर इनकम अंडर सेक्शन 44AE, 44BB एंड 44BBB। 44AE कौन सा रहता है? वो ट्रांसपोर्टर। यू नो दैट ट्रांसपोर्टर के पास में अगर ट्रांसपोर्टर है और वो ट्रांसपोर्टर के पास में 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं है और वो हैवी व्हीकल्स, अदर व्हीकल में पता है प्रिजम्पटिव बेसिस पे इनकम निकालते हैं, तो अगर आप उससे कम बताना चाहते हैं तो फिर आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। या फिर आप 44BB एंड 44BBB, ये आपको याद है 44BB एंड BBB कौन सा था? 44BB मैंने आपको बताया था, वो पता है रिग मशीन वगैरह ऑयल निकालते हैं, तो उसके लिए अगर मशीनरी वगैरह देते हैं उसमें 10% आपको पीजीबीपी का इनकम नॉन रेजिडेंट को बताना पड़ता है। एंड 44BBB कौन सा होता है? वो टंकी प्रोजेक्ट। अगर मान लो सिविल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वगैरह टंकी प्रोजेक्ट है तो नॉन रेजिडेंट को अपना 10% पीजीबीपी का इनकम बताना पड़ता है। अगर आप उससे कम बताते हो तो फिर आपको ऑडिट करानी पड़ेगी अंडर सेक्शन 44AB। अब एक और चीज समझना, 44AB में आपको ऑडिट कब नहीं करानी है? सबसे पहली चीज, अगर कोई पर्सन ऐसा है जो इनकम अपना डिक्लेयर कर देता है 44AD ADA में, तो 44AD ADA में अगर आप अपना इनकम डिक्लेयर करते हैं तो आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, इवन योर टर्नओवर इज मोर देन 1 करोड़, बिकॉज यू नो दैट, आपको पता रहेगा। तो 44AD में आपको पता है 2 करोड़ तक का टर्नओवर है तो 44AD ले सकते हो, बट यहां पे तो सर 1 करोड़ का लिमिट है, तो भी अगर वहां 2 करोड़ तक का आपका टर्नओवर है एंड आप 44AD लेते हो, और कहीं कहीं पे तो 3 करोड़ भी आ गया है वहां पे 44AD में, तो अगर आप 44AD लेते हो या 44ADA लेते हो तो उस पर्टिकुलर केस में आपको बेटा ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, अगर कोई भी जो शिपिंग कंपनी है, नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी या नॉन रेजिडेंट जो एयरक्राफ्ट कंपनी है, उनको अपना ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए पता है 44B एंड 44BBA मैंडेटरी सेक्शन है। मींस उनको जो भी पैसा मिलता है उसका 7.5% एंड 5% है वो पीजीबीपी का इनकम बताते थे, तो उनके लिए वो मैंडेटरी सेक्शन है। अब एक बात समझना, अगर आप ऑडिट नहीं कराते हो तो क्या होगा? पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी लगती है 271B में। तो ये देखो, ये एक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपने ऑडिट करानी थी और ऑडिट नहीं कराई तो पेनल्टी कितना लगेगा? तो पेनल्टी लगेगा, वो कितना लगेगा? या तो 0.5% ऑफ टर्नओवर और ग्रॉस रिसिट और 1,50,000 विच एवर इज लोअर है, उतने का आपको पेनल्टी लग जाएगा। हम नॉर्मली क्लाइंट को क्या बोलते हैं कि 1.5 लाख का पेनल्टी लगता है, 1.5 लाख का पेनल्टी लगता है, बट एग्जैक्टली 1.5 लाख नहीं है, आइदर टर्नओवर का 0.5% और 1,50,000 विच एवर इज लोअर है, उतना आपका पेनल्टी लग जाएगा। चलिए अब एक और चीज समझना, मैं ये 44AD और 44ADA है ना, इसको आपको एक बार थोड़ा रिवाइज कराना चाहूंगा आपकी बुक से। तो आप एक काम करिए, पीजीबीपी में आ जाइए एक बार, आप लोग एक बार पीजीबीपी में आ जाइए। तो मैं आपको ये 2 सेक्शन 44AD और ADA, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप एक बार 44AD और 44ADA में आ जाइए। यस, अब देखो 44AD जो सेक्शन है उसको क्विकली रिवाइज करा रहा हूं मैं आपको। तो 44AD जो सेक्शन है, 44AD AD, इधर देख ऐसा वाला 44AD सेक्शन क्या बोलती है? प्रिजम्पटिव बेसिस पे आप बिजनेस का इनकम बता सकते हो। ये सेक्शन किस पे लगती है? रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एचयूएफ, रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म अदर देन एलएलपी, और वो 10AA या 80IA से 80RRB के डिडक्शन नहीं ले रहे हो। एक और चीज समझना, 44AD सेक्शन है ना, वो सिर्फ बिजनेसेस के केस में लगती है,
उसमें अगर आप 44 AE वाला बिजनेस है ट्रांसपोर्टर का तो नहीं लगेगा, या फिर एजेंसी बिजनेस है तो नहीं लगेगा, या फिर कमीशन एंड ब्रोकरेज का बिजनेस है तो नहीं लगेगा। आपका कमीशन या ब्रोकरेज का इनकम है, या एजेंसी बिजनेस का इनकम है, या फिर 44 AE का बिजनेस है, तो उस पर्टिकुलर केस में ये सेक्शन का बेनिफिट आप नहीं ले सकते। और ये सेक्शन तभी लगती है जब आपका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट है वो अप टू 2 करोड़ है। टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट इज अप टू 2 करोड़। लेकिन एक बात बताऊं, यहां पे एक अमेंडमेंट आया है, और यह अमेंडमेंट आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। अब एक बात समझना, यहां पे लिमिट क्या है, टर्नओवर की लिमिट अप टू 2 करोड़ है, तो आप ये सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हो 6%, 8%। लेकिन गाइस यहां पे ये लिमिट 3 करोड़ हो जाएगी एक केस में। कब? देखिए क्या दे रखा है, वेयर अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मींस आपको जो अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है प्रीवियस ईयर के अंदर अंदर, और जो कैश में रिसीव्ड हो रहा है वो 5% से ज्यादा नहीं है टोटल टर्नओवर के या ग्रॉस रिसीट के, तो उस पर्टिकुलर केस में ये जो लिमिट है ना टर्नओवर की, आपकी 3 करोड़ अप्लाई हो जाएगी इंस्टेड ऑफ द 2 करोड़। तो देखो मैंने क्या बोला, ये सेक्शन 44 AD की कब लगती है, जब आपका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अप टू 2 करोड़ विद इन द लिमिट ऑफ द 2 करोड़। बट गाइस इंस्टेड ऑफ 2 करोड़ यू कैन टेक द लिमिट ऑफ द 3 करोड़। 3 करोड़ तक इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। कब? अगर आपको प्रीवियस ईयर में जो कैश रिसीव हुआ है टर्नओवर का 5% से कम है। यहां पे सिर्फ रिसीव की कंडीशन है, पेमेंट की कंडीशन नहीं है, और वो भी टर्नओवर का। तो जो भी आपका टोटल टर्नओवर है उसका जो कैश में रिसीव हुआ है इस साल में टर्नओवर, वो अगर अप टू 5% है, विद इन द लिमिट ऑफ 5% है, तो ये लिमिट आपका कितना हो जाएगा, 3 करोड़ हो जाएगा इंस्टेड ऑफ द 2 करोड़। अब एक और चीज समझना, उसके बाद में आपका 8% बताना है। बट अगर आपका टर्नओवर रिकवर होता है अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको 8% की जगह कितना बताना है, 6% बताना है। उसके बाद में यहां पे एक सेक्शन 44 ADA है। 44 ADA क्या बोलती है, देखो 44 ADA क्या बोलती है कि अगर आप प्रोफेशनल हो और आपका जो ग्रॉस रिसिट है वो अप टू 50 लाख रुपीस है, तो आपको ग्रॉस रिसिट का 50% पीजीबीपी का इनकम बताना है। लेकिन इसमें भी एक अमेंडमेंट हुआ है कि गाइस आपकी जो टोटल ग्रॉस रिसिट है ना, उसमें प्रीवियस ईयर में जो ग्रॉस रिसिट रिसीव हुआ वो विद इन द लिमिट ऑफ द 5% है। तो गाइस यहां 50 लाख की जगह आपका 75 लाख आ जाएगा। अगर आपको जो रिसीव हुआ वो विद इन द 5% है टोटल ग्रॉस रिसिट का, जो ग्रॉस रिसिट आपका उसका जो कैश रिसीव हुआ है प्रीवियस ईयर में वो विद इन द लिमिट ऑफ द 5% है, अप टू 5% है, तो बेटा यहां 50 लाख की जगह आपका 75 लाख है, वो हो जाएगा। चलिए अब एक और चीज समझना, चलो अपन एक काम करते हैं, सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे। बिकॉज यहां पे इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको कितना पढ़ना है, जो कॉम्पैक्ट में दे रखा है वो अब इतने सारे क्लॉजेज है, वो सब क्लॉजेज आपको याद होने वाले नहीं है, बट आप डीटी से थोड़ा थोड़ा लिंक करके देखोगे समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको जो इस टॉपिक में जो याद रखना है वो क्या याद रखना है, जो आईसीएआई ने क्वेश्चन दे रखे है, और वो एज इट इज क्वेश्चन मैंने यहां पे कंपाइलर में ले रखे हैं। टैक्स ऑडिट एंड एथिकल कंप्लायंस करके टॉपिक है, उसमें मैंने एज इट इज वही क्वेश्चन ले रखे हैं। एज वेल एज आईसीएआई ने कुछ केस स्टडीज आपको और दे रखी है एथिकल प्रैक्टिस से रिलेटेड, कुछ उन्होंने केस स्टडीज दे रखी है। ये 5 केस स्टडीज यहां पे दे रखी है, वो अपन देखेंगे करके, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ में उन्होंने 5 क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो आ जाइए सब लोग क्वेश्चंस पे, आ जाइए सब लोग क्वेश्चंस पे। तो यहां पे क्वेश्चन दे रखा है और ये 5 क्वेश्चन है ना, रट्टा मार लो करके, ठीक है। अच्छे से ये 5 क्वेश्चन देख लो, बिकॉज मुझे लगता है पहली बार टैक्स ऑडिट आपके इनकम टैक्स के पेपर में आ रहा है। हो सकता है 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको एज इट इज एग्जाम में मिल जाए। तो चलिए देखिए क्या दे रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन, ऑल पीपल फोकस हियर, आ जाइए सब लोग पहले क्वेश्चन पे और देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। आ जाइए सब लोग पहले क्वेश्चन पे, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए। सनलाइट एंड कंपनी अ पार्टनरशिप फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म है, एंगेज्ड इन द ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग का मतलब ऑब्वियसली बिजनेस कर रहे हैं ये लोग। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का तो प्रोफेशन नहीं है, ये बिजनेस है और पार्टनरशिप फर्म है करके, ठीक है। हैज अ टर्नओवर ऑफ 265 lakhs, मींस 2.65 करोड़ का आपका टर्नओवर है, 2.65 करोड़ का आपका टर्नओवर है। For the financial year 23-24, examine whether the Sunlight and Company is required to get its books of accounts audited mandatorily as per section 44AB from the information given below.
तो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके बेसिस पे आपको यह बताना है कि क्या इनको ऑडिट करानी है या ऑडिट नहीं करानी, ऑडिट करानी है या ऑडिट नहीं करानी। अब देखिए दो चीजें हैं, एंड उसके बाद इन्होंने लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा है कि वुड योर आंसर चेंज इफ द कैश रिसिट इंडिकेटेड इन पॉइंट नंबर 3 इज 13 लाख इंस्टेड ऑफ द 14 लाख। दोनों का अपन आंसर करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये कि सर एक बात बताओ, ऑडिट का लिमिट क्या है? तो मैं बताऊं, अगर कोई भी पर्सन बिजनेस करता है और बिजनेस के केस में उसका जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से ज्यादा है तो उसको ऑडिट करानी पड़ेगी, सिंपल सी चीज है। लेकिन गाइस इस 1 करोड़ की जगह आपका लिमिट है वो 10 करोड़ आ जाएगा। 1 करोड़ की जगह आपका लिमिट 10 करोड़ हो जाएगा। कब? अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है कि आपकी टोटल रिसिट जो होगी उस टोटल रिसिट में कैश का रिसिट अप टू 5% होना चाहिए और टोटल जितने पेमेंट्स हुए उसमें जो कैश का पेमेंट है वो विद इन द 5% होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो आपका जो लिमिट है वो कितना होगा? 10 करोड़ होगा। चलो अपन देखते हैं कि ये लिमिट सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं। देखिए अब यहां पे सबसे पहला तो टोटल टर्नओवर दे रखा है, तो टोटल टर्नओवर तो यही वाला आपका 2.65 करोड़ ये वाला टर्नओवर है। लेकिन इस साल की टोटल रिसिट कितनी है? तो देखो, एग्रीगेट ऑफ ऑल रिसिट ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग अमाउंट रिसीव्ड फॉर द टर्नओवर मेंशन इन अबव, मतलब टर्नओवर वगैरह सब मिला के टोटल रिसिट कितनी है? तो आपकी टोटल रिसिट है वो 3 करोड़ 25 लाख है। अब इसमें देखो कैश का रिसिट कितना है? कैश रिसिट आउट ऑफ 1 अबव, इसमें जो आपका कैश का रिसिट जो है आउट ऑफ द 1 अबव मींस जो टर्नओवर था, ये टर्नओवर में से कितना कैश में मिला है, तो यहां पे कैश का रिसिट है वो 14 लाख है। अब मुझे एक बात बताइए, पहली चीज तो आपकी टोटल रिसिट जो है इसमें क्या कैश का रिसिट विद इन द 5% लिमिट है या नहीं? विद इन द 5% लिमिट है या नहीं? तो देखिए 325 का अगर आप 5% करते इट्स कम्स टू 1625, तो आपका जो 14 लाख है डिवाइड बाय 3 करोड़ 25 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका 4.3% हुआ। 4.3% हुआ। तो भैया पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड होगी कि टोटल रिसिट जितना हुआ है उसमें कैश का रिसिट है वो विद इन द 5% लिमिट है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि कैश रिसिट आउट ऑफ द 2 अबव, इन्होंने क्या बोला? कैश रिसिट आउट ऑफ द 2 अबव दिस इज इंक्लूसिव ऑफ द फिगर मेंशन इन 3 अबव। तो एक बात समझो, ये तो आपका टर्नओवर का रिसिट था 14 लाख, लेकिन आपकी टोटल कैश की रिसिट है वो 16 लाख है। तो एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था? 10 करोड़ की लिमिट कब होगी? जब आपके टोटल रिसिट में कैश का रिसिट विद इन 5% होना चाहिए और टोटल पेमेंट में कैश का जो पेमेंट है वो विद इन 5% होना चाहिए। तो मैं बताऊं, यहां पे मुझे 14 लाख नहीं देखना ना, यहां पे तो मुझे बेटा 16 लाख देखना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरी जो कैश की रिसिट है वो इतनी है, टर्नओवर सॉरी कैश की रिसिट है वो 16 लाख है, टर्नओवर एज वेल एज अदर सब रिसिट मिला के कैश की रिसिट 16 लाख है और टोटल रिसिट है वो 325 है। तो एक बात बताओ, यहां पे 16 लाख डिवाइड बाय 3 करोड़ 25 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, सो ये तुम्हारा 4.92% हुआ। 4.92% हुआ, तो विद इन द 5% है। अब एक बात बताओ, एग्रीगेट ऑफ ऑल पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर, इतना आपका पेमेंट है और उसमें कैश का पेमेंट 695 है। तो देखो कितना है, 695 डिवाइड बाय 135 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 100, तो बेटा ये तो तुम्हारा यहां पे 5.148% हो गया। तो एक बात बताओ, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती तो क्या होता कि आपको ऑडिट का लिए लिमिट है वो 10 करोड़ का देखते, लेकिन यहां तो बेटा एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, दूसरी सेटिस्फाइड नहीं हो रही। तो इसके हिसाब से आपका अगर 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है तो आपको क्या करानी पड़ेगी? ऑडिट करानी पड़ेगी। अब एक बात बताओ, लेकिन आपका जो टर्नओवर है वो 2.65 करोड़ है। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि क्या एसएससी 44 एडी ले सकता है या नहीं? क्या एसएससी 44 एडी ले सकता है या नहीं? एक बात बताओ, 44 एडी कब ले सकता है? जब आपका टर्नओवर है वो अप टू कितना होना चाहिए? 2 करोड़। बट गाइस दिस ईयर का अमेंडमेंट है, ये 2 करोड़ की जगह आपका 3 करोड़ देखा जाएगा अगर आपका टर्नओवर रिसीव हुआ कैश में वो आपके टर्नओवर का 5% से कम है।
तो मुझे एक बात बताओ, यहां पे आपका टर्नओवर कितना रिसीव हुआ? तो मैं बताऊं, आपका 265 का टर्नओवर में से 14 लाख का टर्नओवर कैश में रिसीव हुआ। 14 लाख का टर्नओवर कैश में रिसीव हुआ, तो 14 लाख डिवाइड बाय 265 टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये तो 5% से ज्यादा है। तो 5% से ज्यादा है तो आप बेटा 44 एडी सेक्शन भी नहीं ले सकते, और 44 एडी नहीं ले सकते, आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ का लिमिट नहीं लग रहा, तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। आपको ऑडिट है वो ऑडिट करानी पड़ेगी, मैंडेटरीली आपको ऑडिट है वो 44 एबी की करानी पड़ेगी। लेकिन दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा? वुड योर आंसर चेंज इफ कैश रिसिट इंडिकेटेड इन पॉइंट नंबर 3 इज 13 लाख इंस्टेड ऑफ 14 लाख? ए गाइस, अगर ये 14 लाख की जगह ये 13 लाख होता कैश रिसिट, तो मुझे बताइए 13 लाख होता डिवाइड बाय टर्नओवर आपका कितना है? टर्नओवर इज 265, तो मल्टीप्लाई बाय 100, ये विद इन द लिमिट ऑफ द 5% होता। तो एक बात बताऊं, यहां 44 एडी के लिए लिमिट आपकी 3 करोड़ हो जाती, और 44 एडी के लिए लिमिट आपकी 3 करोड़ हो जाती। तो अगर आप 44 एडी ले लेते तो फिर आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं थी, तो फिर आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं। तो देखो कितना सारा है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं है, बहुत सारी चीजें है करके, ठीक है। तो पहले आपको देखना है 44 एबी के हिसाब से ऑडिट होगी या नहीं, उसके बाद आपको देखना है कि 44 एडी लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये दोनों चीजें आपको देखनी पड़ेगी। तो अब आप इसका आंसर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आंसर में आप देखोगे तो वही वाली चीजें इन्होंने दे रखी है करके, ठीक है, कि भैया आपका रिसिट में कैश रिसिट कितना है और पेमेंट में आपका कैश पेमेंट वगैरह कितना है, वो आप यहां पे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा करके। अब आप एक काम करिए, मैं आपको 2-3 मिनट का टाइम देता हूं, आप पूरा इस क्वेश्चन के आंसर को रीड करिए, और रीड करने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 जो है उस 2 को रीड करिए। ये रीड करने के बाद फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करिए। यस पीपल, तो चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, मिस्टर अभिनव आहूजा रन्स अ ट्रेवल एजेंसी बिजनेस। नाम क्या दे रखा है? देखो, ट्रेवल एजेंसी बिजनेस। यहां से समझ में आना चाहिए कि एजेंसी बिजनेस है सिंस 2010, तो एजेंसी बिजनेस है तो 44 एडी नहीं ले सकता। ये आपको पता है, एजेंसी बिजनेस, कमीशन ब्रोकरेज वाले बिजनेस एंड 44 एई वाले बिजनेस में 44 एडी नहीं ले सकते करके, तो एजेंसी बिजनेस में 44 एडी तो नहीं ले सकता। His total commission receipt for the previous year 23-24 is 2.87 करोड़, मींस 287 lakhs है, वो उसका टोटल कमीशन रिसिट है। तो उस केस में इसके बिजनेस का रिसिट, बिजनेस है ये, ठीक है, ये प्रोफेशन में तो आता नहीं, ये बिजनेस है, बट बिजनेस का रिसिट कितना है? 2.87 lakhs, 2.87 करोड़।
द डिटेल ऑफ रिसिट एंड पेमेंट मेड बाय हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 आर एज फॉलोज। यहां पे रिसिट दे रखी है, 15,65,000 है भीम यूपीआई से मिला, 1380 है वो अकाउंट पे ही चेक से मिला, 1335 है वो बियरर चेक से मिला। बियरर चेक का मतलब क्या होता है? कैश में। तो मैं बताऊं, ये तो कैश वाला ही है भाई, ये जो है ये तो इक्वल टू कैश है। उसके बाद तुम्हारा ये वाला 1821 अकाउंट पे ही चेक से मिला, कोई दिक्कत नहीं। 1525 एनईएफटी से मिला, 1672 एनईएफटी से मिला, ये यूपीआई से मिला, ये यूपीआई से मिला, ये एनईएफटी से मिला। एंड गाइस आगे क्या दे रखा है? अदर एग्रीगेट रिसिट नॉट एक्सीडिंग 2000 पर पर्सन ऑन द सर्टेन ओकेजन फ्रॉम वेरियस कस्टमर, आउट ऑफ दिस रिसिप्ट ऑफ ₹50 to 500 आर रिसिव्ड इन द कैश। तो इतना रिसिट और मिला अकाउंट पे ही चेक, एनईएफटी एंड यूपीआई से, लेकिन इसमें से 52,500 है वो कैश में मिला। तो 52,500 है वो आपका कैश में मिला करके, ठीक है। और ये आपके पेमेंट्स है। एग्रीगेट all payment made during the previous year is so and so, amount incurred for expenditure in cash not exceeding 10,000 per person in cash, ये तुम्हारा कैश का पेमेंट है करके, ठीक है। आपसे पूछा है मिस्टर अभिनव contended that he is not required to get his account audited since his turnover does not exceed 3 crore and he is eligible to declare his income as per the presumptive provision as per section 44AD. Examine the contention of the अभिनव आहूजा। सो पहला कंटेंशन तो इसका यही गलत है कि 44AD मिलेगा, नहीं मिल सकता, बिकॉज 44AD नहीं मिलेगा अगर वो एजेंसी बिजनेस कर रहा है। तो वो एजेंसी बिजनेस कर रहा है, 44AD नहीं लगेगा। अब आपको ये देखना है कि जब बिजनेस है तो उसमें ऑडिट होगी या नहीं होगी। ऑडिट के लिए लिमिट क्या है? टर्नओवर का, ग्रॉस रिसिट का, दैट इज मोर देन 1 करोड़। बट गाइज 1 करोड़ की जगह आपका लिमिट जो है वो 10 करोड़ हो जाएगा। कब? अगर आपके टोटल रिसिट में जो कैश की रिसिट है वो अप टू 5% है और टोटल पेमेंट्स में जो कैश का पेमेंट है वो अप टू 5% है। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो ये 10 करोड़ हो जाएगा। अब आप देखिए आपकी टोटल रिसिट कितनी है करके, ठीक है। तो मैं बताऊं टोटल रिसिट, शायद ये अमाउंट मैच हो रहा है, ये 287 ही हो रहा है क्या टोटल? तो देखो एक बार, 1565 प्लस 1380 प्लस 1335 प्लस 1821 प्लस 1525 प्लस 1672 प्लस 1535 600 प्लस 1625 350 प्लस 1819 450 प्लस 144 21 600 या 287 ही हो रहा है करके, ठीक है। तो एक बात बताओ, अब आपका कैश वाला कितना है? एक तो ये वाला है और एक तुम्हारा 52,500 है। तो मैं बताऊं 1335 प्लस 52,500 डिवाइड बाय 2 करोड़ 87 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका कैश रिसिट गाइज है वो तो 4.83% है। टोटल रिसिट में कैश रिसिट इज 4.83%। एंड आपका कैश पेमेंट कितना है? तो देखिए आपका 2058 डिवाइड बाय 258 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यह आपका 7.97% है। तो यहां पे गलत हो गया, 5% से ज्यादा है, तो आपके लिमिट है वो 1 करोड़ की रहेगी और इसको ऑडिट करानी पड़ेगी। आंसर इज यस, इसको ऑडिट करानी पड़ेगी बिकॉज दिस इज द 7.976% मीन 7.98%, 5% से ज्यादा है तो ऑडिट करानी पड़ेगी क्योंकि टर्नओवर का लिमिट है, फिर 1 करोड़ का ही रहेगा और जब 1 करोड़ का है तो इसको ऑडिट करानी पड़ेगी। तो चलिए एक काम करिए, इसका आप आंसर एक बार देख लीजिए। इसका जो आंसर है वो एक बार आप देख लीजिए। यस पीपल, डन विद दैट आंसर। चलिए अब आ जाइए वापस आपकी कॉम्पैक्ट पे और देखिए कॉम्पैक्ट में क्या दे रखा है। तो यहां पे अपन सबसे पहले पढ़ रहे हैं, देखो टैक्स ऑडिट कब करानी पड़ती है? जब टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है बिजनेस के केस में, या 10 करोड़ से ज्यादा है प्रोफेशन के केस में, ग्रॉस रिसिट है वो 50 लाख से ज्यादा है। चलिए अब एक चीज समझना, टर्नओवर में क्या क्या चीज आएगी, क्या क्या चीज नहीं आएगी। तो यहां पे कुछ क्लेरिफिकेशन है। कंप्यूटेशन ऑफ टर्नओवर टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट। सबसे पहली चीज,
डिस्काउंट अलाउड ऑन द सेल्स इनवॉइस डिडक्टेड फ्रॉम द टर्नओवर। तो सीधी सी बात है, अगर आपने सेल्स किया और सेल्स पे आपने डिस्काउंट अलाउ किया है, तो डिस्काउंट जितना आपने अलाउ किया है वो आपका लेस हो जाएगा टर्नओवर में से, वो टर्नओवर में नहीं आएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, बुक बेचते हैं, वो बुक का एमआरपी है वो 1050 है, बट हमने उस पर डिस्काउंट दिया और डिस्काउंट देने के बाद 850 में उसको सेल किया, तो हमारे टर्नओवर में 850 आएगा। बड़ा सिंपल सी चीज है। दूसरी चीज, ये आपका जो है, ये आपका कौन सा डिस्काउंट हो गया? डिस्काउंट अलाउड इन द सेल्स इनवॉइस। सेल्स इनवॉइस में आपने डिस्काउंट अलाउ कर दिया, जो लेस होने के बाद जो बचेगा दैट इज कॉल्ड योर टर्नओवर। उसके बाद कैश डिस्काउंट नॉट अलाउड इन द कैश मेमो या सेल्स इनवॉइस में इन द नेचर ऑफ फाइनेंसिंग चार्जेस एंड इज नॉट रिलेटेड टू द टर्नओवर, देयरफॉर शुड नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द टर्नओवर। अब एक बात समझना, हुआ क्या, आपने इनवॉइस में डिस्काउंट नहीं बताया। जैसे हमने बुक जो सेल किया, वो बुक सेल किया उस पर 1000 रुपीज में सेल किया, लेकिन जब वो कैश में पेमेंट कर रहा है, पेमेंट करते टाइम हमने उससे कम ले लिया, पेमेंट करते टाइम उससे हमने कम ले लिया, तो ये तुम्हारा हो गया कैश डिस्काउंट। तो एक चीज समझना, कैश डिस्काउंट अगर कोई है तो वो तुम्हारा किस में चला जाएगा? तुम्हारा फाइनेंसिंग चार्जेस में चला जाएगा। उस डिस्काउंट को आप एज अ खर्चा रिकॉर्ड कर सकते हो, फाइनेंसिंग चार्जेस में चला जाएगा। तो कुल मिला के ट्रेड डिस्काउंट है वो तो टर्नओवर में आएगा ही नहीं। बट अगर मान लो आपने कोई कैश डिस्काउंट दिया, लेकिन अगर देखो सेल्स इनवॉइस में ही पहले ही लेस कर दिया है, तो उस पर्टिकुलर केस में भैया वो टर्नओवर में नहीं आएगा। बट अगर मान लो सेल्स इनवॉइस पूरा बनाया है, बाद में जब पेमेंट करते टाइम आपने अगर कोई डिस्काउंट दिया है, तो उस पर्टिकुलर केस में वो तुम्हारे फाइनेंस चार्जेस में जाएगा। आगे क्या दे रखा है? Turnover discount is normally allowed to the customer if sale made to him exceed a particular quantity. As per the trade practice, it is in the nature of trade discount and should be deducted from the turnover. अब एक बात समझना, बहुत सब बार क्या करते हैं, लोगों को बोलते हैं कि आप इतनी सेल्स अचीव करोगे तो उस पर्टिकुलर केस में हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे, तो उसको बोलते हैं हम टर्नओवर डिस्काउंट। तो टर्नओवर डिस्काउंट जो होता है ना, वो भी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, डिस्काउंट ही माना जाता है करके, ठीक है। और उसको अपन क्या करेंगे, टर्नओवर से डिडक्ट कर लेंगे, उसको टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अगर आपका ट्रेड डिस्काउंट है या फिर आपका टर्नओवर डिस्काउंट है, तो वो तुम्हारे टर्नओवर में नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लो कैश डिस्काउंट दिया आपने, लेकिन पहले सेल किया था तब इनवॉइस पूरा बनाया, बट लेते टाइम कैश कम लिया, तो उस पर्टिकुलर केस में वो तुम्हारे टर्नओवर का पार्ट रहेगा ही। चलिए आगे क्या दे रखा है? Special rebate allowed to customer can be deducted from sales if it is in the nature of the trade discount. If it is in nature of the commission on the sales, then it cannot be deducted. अगर मान लो किसी को स्पेशल रिबेट दे दिया, जैसे फॉर एन एग्जांपल हमारे पास कोई स्टूडेंट आया, बोला कि सर मेरी फाइनेंशियल सही नहीं है पोजीशन, तो आप हमको डिस्काउंट दे दो, तो वो कुछ स्पेशल उसको मैंने 1000 का बुक 400 में दे दिया, तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे लिए टर्नओवर कितना होगा, 400 ही होगा करके, ठीक है। लेकिन अगर कोई कमीशन वाला अगर नेचर का है, तो उस पर्टिकुलर केस में वो टर्नओवर का पार्ट बनेगा। चलिए आगे क्या दे रखा है? Price of goods return should be deducted from the turnover even if the return are from the sales made in the earlier years. अब एक बात बताइए, जैसे मान लो आपने इस साल में सेल किया है, वो 10 करोड़ का किया, अब उसमें से क्या किया, आपका सेल्स रिटर्न हो गया, तो सेल्स रिटर्न हो गया, वो टर्नओवर में से लेस होगा? आंसर इज यस। अगर सेल्स रिटर्न है वो आपका टर्नओवर से लेस होगा। अब एक बात बताइए, अगर अगले साल सेल्स रिटर्न हुआ तो भी क्या लेस होगा? आंसर इज यस, तो भी वो लेस होगा। आगे क्या दे रखा है? Sale proceed of any shared security debenture etc held as investment will not be forming part of turnover. Obviously यार, अगर आप इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हो, आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, शेयर सेल कर रहे हो, सिक्योरिटी सेल कर रहे हो, डिबेंचर सेल कर रहे हो, तो वो तुम्हारे टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा। बट अगर मान लो ये इसी का ट्रेडिंग कर रहे हो, तो टर्नओवर का पार्ट बन जाएगा। अगर आप शेयर सिक्योरिटी डिबेंचर प्रॉपर्टी की ट्रेडिंग कर रहे हो, आपका वो स्टॉक इन ट्रेड है, तो फिर वो टर्नओवर में आएगा। However, if shared security debenture etc are held as a stock in trade, then sale proceed thereof will be part of the turnover. Note: if assessee having more than one business, then all the businesses turnover shall be aggregated for the purpose of checking the audit requirement. यहाँ पे लिखा हुआ है if assessee is having more than one होना चाहिए, ONE। तो if more than one business है, आपके जो बिजनेस है, मान लो मेरे 3 ट्रेडिंग बिजनेस है, तो तीनों का टर्नओवर क्या कंबाइन करना पड़ेगा, या हर बिजनेस का 1-1 करोड़ अलग देखेंगे? राइट आंसर इज एग्रीगेट करना पड़ेगा, क्योंकि पेन कार्ड वाइज देखा जाता है। एक पेन कार्ड, आपके पेन कार्ड जो नंबर है, उस पेन कार्ड पे आप कितने बिजनेस कर रहे हो, तो सबका टर्नओवर आपको कंबाइन देखना पड़ेगा। तो देखिए, if assessee is having more than one business, then all the business turnover shall be aggregated for the purpose of checking audit requirement. However, in case of business covered under section 44B or 44BB, that is shipping, non-resident का shipping और non-resident का aircraft business,
देन टर्नओवर ऑफ सच बिजनेस शैल बी एक्सक्लूडेड। तो अगर नॉन रेजिडेंट का कोई शिपिंग बिजनेस है या नॉन रेजिडेंट का एयरक्राफ्ट बिजनेस है तो उनका टर्नओवर जो भी रहेगा वो आपको एक्सक्लूड करना रहेगा। चलिए अब एक बात बताइए, जब ऑडिट करते हैं तो ऑडिट करते टाइम चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन कौन से फॉर्म फाइल करेगा? तो मैं बताऊं, नॉर्मली आपने ऑफिस में देखा होगा, एक तो आप कौन सा फॉर्म फाइल करते हो, 3CB करते हो, 3CB, एंड उसके साथ में 3CD करते हो, एंड एक 3CA एंड 3CD करते हो। तो 3CD तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ आइदर 3CA होगा या 3CB होगा। अब ये 3CA एंड 3CD कब फाइल करते हैं? अगर मान लो कोई एसएससी ऐसा है जिसकी ऑलरेडी कहीं ना कहीं ऑडिट हो रखी है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कंपनीज है, कंपनीज के केस में कंपनीज एक्ट में ऑडिट हो रखी है, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उनके लॉ में ऑडिट हो रखी है, या अगर मान लो एलएलपी है तो एलएलपी एक्ट में ऑडिट हो रखी है। तो उस पर्टिकुलर केस में चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है, 3CA फॉर्म फाइल करता है और उसके साथ 3CD तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं और ऑडिट नहीं हुई और सिर्फ यहां पे ऑडिट हो रही है, टैक्स ऑडिट हो रही है 44AB में, तो फिर क्या करना पड़ता है, 3CB एंड 3CD है वो फॉर्म फाइल करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए, अकाउंट्स ऑफ एसएससी ऑलरेडी ऑडिटेड अंडर एनी अदर लॉ लाइक कंपनीज एक्ट 2013 में या एलएलपी एक्ट 2008 में वहां पे ऑडिट हो चुका है, तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करेगा, यहां पे बेटा 3CA एंड 3CD फॉर्म फाइल करेगा। बट अगर मान लो आपका ऑडिट कहीं नहीं हुआ है तो अकाउंट्स ऑफ द एसएससी नॉट ऑडिटेड अंडर एनी अदर लॉ, तो यहां पे 3CB एंड 3CD है वो फाइल करेगा। अब एक बात बताओ, एक बार ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर दी, एक बार ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर दी, क्वेश्चन ये आता है क्या ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि आप बताओ, आप रिटर्न फाइल करोगे 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर और ऑडिट होगी 30 सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर, तो ऑडिट तो पहले हो जाएगी, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट बाद में है। अब एक बात बताओ, बहुत सारी चीजें आपको पता है, एक मैंने एक सेक्शन 43B पढ़ाई थी, वो टांग अड़ाती है कि जैसे इंटरेस्ट है, शेड्यूल बैंक, पीएफआई, एसएफसी, एसआईआईसी एंड एनबीएफसी का इंटरेस्ट आपको रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक पे करना पड़ेगा, अदरवाइज वो डिसअलाउड हो जाएगा। तो एक बात बताओ, ऐसा हो सकता है ना कि जैसे 30 सितंबर को चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ऑडिट तो कर दी, लेकिन उसके बाद पता चला रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले आपने 43B का वायलेशन कर दिया, या जो टीडीएस था वो डिडक्ट किया था वो आपने जमा नहीं कराया। तो क्वेश्चन ये आता है कि ऑडिट रिपोर्ट को क्या रिवाइज कर सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट? आंसर इज यस गाइस, आप ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज कर सकते हैं और ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या दे रखा है, तो रिवाइज टैक्स ऑडिट रिपोर्ट हो सकता है। तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में ऑप्शन बी रिवाइज बाय द पर्सन असेसी बाय गेटिंग रिवाइज रिपोर्ट ऑफ द ऑडिट फ्रॉम द चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो सीए ऑडिट करेगा तो रिवाइज फाइल हो सकता है। फर्निश इट बिफोर द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर फॉर विच द रिपोर्ट परटेन्स। तो यहां पे क्या होगा, असेसमेंट ईयर के एंड तक, आपका असेसमेंट ईयर 31 मार्च ऑफ द असेसमेंट ईयर तक एंड होता है, उससे पहले पहले ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज हो सकती है। Like if there is a payment by such person after furnishing of the tax audit report which necessitate that is a recalculation of disallowance under section 40 or 43B and tax audit report can be revised multiple time ये revise हो सकती है करके। ठीक है, चलिए अब एक बात समझना, चार्टर्ड अकाउंटेंट जब ऑडिट करेगा तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखेगा? तो देखिए, कंसिडरेशन वाइल फर्निशिंग द पर्टिकुलर्स इन द फॉर्म नंबर 3CD, जब 3CD फाइल कर रहा है सीए तो क्या क्या चीजों को ध्यान रखेगा? तो देखिए, सबसे पहले इफ आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर इज कवर्ड इन मोर देन वन क्लॉज, ऐसा कोई भी आइटम है या इनकम है या एक्सपेंडिचर है जो एक से ज्यादा क्लॉजेस में कवर होता है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में 44 क्लॉजेस है, उसमें अगर मान लो हो सकता है कि मल्टीपल जगह एक ही आइटम, एक ही इनकम या एक्सपेंडिचर कवर हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में सुटेबल क्रॉस रेफरेंस टू सच आइटम टू बी गिवन एट द अप्रोप्रिएट प्लेसेस, अप्रोप्रिएट प्लेसेस पे वो क्या करेगा, क्रॉस रेफरेंस देगा। दूसरी चीज, इफ देयर इज अ डिफरेंस इन ओपिनियन ऑफ द टैक्स ऑडिटर एंड द असेसी। अब एक बात बताओ, ऑडिटर और असेसी की ओपिनियन में डिफरेंस हो सकता है? आंसर इज यस, हो सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बोले कि नहीं नहीं यार ये खर्चा तो डिसअलाउड होना चाहिए, असेसी बोलता है नहीं नहीं ये तो अलाउ होना चाहिए, असेसी बोलता है कि केस लॉ है और चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलता है दूसरा केस लॉ, तो उसके बारे में आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट को लिखना पड़ेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो लिखेगा जिससे कि इनकम टैक्स अथॉरिटी को पता चल सके कि ऑडिटर के बीच में और असेसी के बीच में यहां पे डिफरेंसेस है, तो वो उसको लिखना पड़ेगा। तो देखिए क्या दे रखा है, इफ देयर इज अ डिफरेंस इन द ओपिनियन ऑफ द टैक्स ऑडिटर एंड असेसी इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन द फॉर्म, देन ऑडिटर शुड स्टेट बोथ व्यू पॉइंट
एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू एनेबल द टैक्स अथॉरिटी टू डिसाइड द मैटर। वो टैक्स अथॉरिटी देखेगी कि क्या है क्या नहीं। तो अगर मान लो दोनों के बीच में कोई ओपिनियन में डिफरेंस आ रहा है, जैसे एसएससी बोल रहा है ये एक्सपेंडिचर अलाउ होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलता है नहीं होना चाहिए, तो वो ऑडिटर जो है, वो ऑडिटर उसको ऐसे ही छोड़ नहीं सकता, उसको लिखना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि ये एसएससी का व्यू पॉइंट है, ये मेरा व्यू पॉइंट है, और उसको ऑडिट रिपोर्ट में ये चीज बतानी पड़ेगी। आगे क्या दे रखा है, इफ एनी क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल ही शुड स्टेट दैट इट इज नॉट एप्लीकेबल। तो भैया अगर कोई क्लॉज लग ही नहीं रहा है तो उसको एनए लिखना पड़ेगा। उसके बाद इन कंप्यूटिंग अलाउंस और डिसअलाउंस ही शुड केप्ट इन व्यू लॉ एप्लीकेबल इन रिलेवेंट ईयर even though form of audit report may not have been amended to bring it in the conformity with the amended law। अब एक बात बताओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट जब ऑडिट कर रहा है तो ऑडिट करते टाइम उसको है ना ये ध्यान रखना है कि करंट लॉ क्या है, मींस जिस असेसमेंट ईयर के लिए वो ऑडिट कर रहा है उस असेसमेंट ईयर के लिए क्या अलाउ होगा, क्या डिसअलाउड होगा, लॉ में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो सब उसको पता होने चाहिए। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपका टैक्स ऑडिट का जो फॉर्म है 3CD वो अमेंडेड नहीं है, वो अमेंडेड नहीं है, तो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को ध्यान रखना पड़ेगा, मींस ऑडिटर को यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा कि यार ये अमेंडमेंट हुआ है और इसका आपको इफेक्ट देना है। तो इस वाले पॉइंट में क्या दे रखा है, इन कंप्यूटिंग द अलाउंस और डिसअलाउंस ही शुड कीप इन व्यू लॉ एप्लीकेबल इन द रिलेवेंट ईयर। मींस जिस ईयर के लिए वो ऑडिट कर रहा है उस ईयर का लॉ क्या बोलता है, रिलेवेंट ईयर का लॉ क्या है, वो उसको ध्यान होना चाहिए। एंड ऐसा भी हो सकता है कि भाई ऑडिट रिपोर्ट जो है, वो रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है वो अभी तक चेंज नहीं हुआ, 3CD में उसका अमेंडमेंट नहीं हुआ, तो भी उसको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे क्या दे रखा है, इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म शुड बी बेस्ड ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, records, documents and information and explanation made available to the auditor for the examination। तो वो क्या करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेगा, रिकॉर्ड चेक करेगा, डॉक्यूमेंटेशन, इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन मेड अवेलेबल टू द टैक्स ऑडिटर फॉर द एग्जामिनेशन एंड इन केस ऑफ ऑडिटर रिलाई ऑन एनी केस लॉ ही मे मेंशन दैट फैक्ट। अगर उसने किसी केस लॉ पे रिलाई किया तो उस केस लॉ का नाम बताना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, मैं आपको क्या करता हूं, फॉर्म बताता हूं कि फॉर्म कौन कौन से और कैसे दिखते हैं करके, ठीक है। तो देखिए मैंने यहां पे पीडीएफ डाउनलोड की है फॉर्म्स की। सबसे पहले जो फॉर्म है दैट इज द 3CA। ये 3CA फॉर्म का फाइल होता है जब आपकी ऑलरेडी किसी और एक्ट में ऑडिट होती है, किसी और एक्ट में ऑडिट होती है तो फॉर्म नंबर 3CA है, वो फाइल करेगा। सीए तो देखिए क्या दे रखा है, ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 44AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन अ केस वेयर द accounts of the business or profession of the person have been audited under any other law। किसी और लॉ में ऑडिट हो रही है। अब इसमें सीए बताएगा कि आई और वी रिपोर्टेड दैट द स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ सो एंड सो दैट एसएससी का नाम, एसएससी का पेन नंबर वाज कंडक्टेड बाय द, यहां पे कौन सा सीए फर्म का नाम आ जाएगा करके, ठीक है, या अगर इंडिविजुअल सीए तो उसका नाम आ जाएगा। एंड इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजन कौन सा 44AB में ऑडिट हो रही है तो वो यहां पे आ जाएगा करके, ठीक है। और यहां पे कौन सी डेट को ऑडिट वो साइन किया है वो लिखेगा, कौन से ईयर का ये P&L और बैलेंस शीट है वो लिखेगा करके, ठीक है। और उसके बाद में यहां पे दे रखा है डॉक्यूमेंट्स डिक्लेयर्ड बाय द एक्ट टू बी पार्ट और एनेक्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट है वो उसके साथ में एनेक्चर करेगा। उसके बाद द स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड टू बी फर्निश अंडर सेक्शन 44AB इज एनेक्स हियर विद इन द फॉर्म नंबर 3CD। एंड उसके बाद में यहां पे अगर दोनों के में कुछ ओपिनियन वगैरह में चेंज है तो वो यहां पे लिखेगा। तो देखिए, in my opinion and the best of our information and according to the examination of books of accounts including other relevant document and the explanation given to me, the particulars given in that form 3CD are true and correct subject to the following observation and qualification। तो देखो जो दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस यहाँ पे आपका ये पैरा नंबर 3 बोलते हैं हम लोग के, जो भी तुम्हारा फॉर्म नंबर 3CA है, 3CA का जो पैरा नंबर 3 रहेगा इसमें बताना पड़ेगा कि क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या उसके क्वालिफिकेशंस है, क्या क्या उसके ऑब्जर्वेशन है, तो वो सब यहां पे आपको लिख के देना पड़ेगा। तो जो 3CD फाइल होगा उसके साथ साथ में यहां पे ये चीजें लिख के देनी पड़ेगी कि एसएससी ये बोल रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ये बोल रहा है, तो दोनों के बीच में कहां कहां पे डिफरेंसेस है, कहां कहां उसके ऑब्जर्वेशन है, क्वालिफिकेशंस है, वो सब यहां पे लिखना पड़ेगा करके, ठीक है। दिस इज द फॉर्म नंबर 3CA। ये तब फाइल होगा जब आपकी ऑडिट किसी और एक्ट में भी हो रही है।
अब एक बात समझना, अगर आपकी ऑडिट किसी और एक्ट में नहीं होती, सिर्फ यहां पे हो रही है, तो आपको 3CB फाइल करेगा यहां पे। तो 3CB भी जो है वो मोर और लेस है, वो सेम ही है करके, ठीक है। 3CB जो है वो भी मोर और लेस है, वो आपका सेम ही है। और यहां पे वही कि भैया दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस यहां पे बताएंगे करके, ठीक है। चलिए, उसके बाद में 3CD फॉर्म होता है, ये 3CD फाइल करना पड़ता है, और ये आपका मेन फॉर्म होता है, यू कैन से दैट। तो जो फॉर्म नंबर 3CD रहता है, उस फॉर्म नंबर 3CD में क्या होता है, नेम ऑफ असेसी, एड्रेस, परमानेंट अकाउंट नंबर, तो ये तुम्हारे क्लॉज होते हैं। क्लॉज नंबर 1 2 3 4 ऐसे ऐसे ही आपके क्लॉजेज चलते रहते हैं, ठीक है। फिर पार्ट नंबर बी आ जाता है, पार्ट बी में क्लॉज नंबर 9, 9 का ए बी 10 ऐसा करके ये आपके चलते रहते हैं। और ये टोटल जो आपके जो क्लॉजेज रहेंगे, ये आप देखोगे क्लॉज नंबर 13 में आपका मेथड ऑफ अकाउंटिंग कौन सा है, अगर ICDS की वजह से कितना क्या डिफरेंसेस आ रहा है, वो यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट रहेगा। क्लॉज नंबर 14 15 ऐसे ये क्लॉजेज चलते जाएंगे। और सर टोटल कितने क्लॉज है, अगर आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट देखोगे तो आपके टोटल जो क्लॉज है वो क्लॉजेस आई थिंक 44 है, या तो 44 क्लॉजेस है। 43rd वाला क्लॉज है, दैट इज रिलेटेड टू द लाइक CBC रिपोर्टिंग अंडर ट्रांसफर प्राइसिंग, ये 43 वाला क्लॉज है। और 44 वाला क्लॉज है कि आपको ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द एंटिटीज रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड अंडर द GST करके, ठीक है। तो आपके एक्सपेंडिचर का यहाँ पे ब्रेकअप देना पड़ता है। चलिए, तो ये आपके 1 by 1 क्लॉजेस है। अपन क्या करेंगे, कुछ कुछ क्लॉजेस अपन पढ़ेंगे, और उसके साथ में अगर कुछ क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस अपन देखेंगे, तो आपको क्लैरिटी बैठती जाएगी। तो चलिए, अपन एक काम करते हैं, वापस कॉम्पैक्ट पे चलते हैं, और कॉम्पैक्ट पे यहां से चालू होता है क्लॉज बाय क्लॉज एनालिसिस ऑफ द फॉर्म नंबर 3CD। तो चलिए, अपन क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन करते हैं कि कौन से क्लॉज में क्या आएगा। तो सबसे पहला क्लॉज जो रहता है सेक्शन क्या बोलते हैं अपना, फॉर्म नंबर 3CD का। तो फॉर्म नंबर 3CD मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, तो ये तुम्हारा फॉर्म नंबर 3CD रहता है। अब 3CD में क्या होता है कि बहुत सारे क्लॉजेज है, उसमें जो है 1 by 1 क्लॉज, सबसे पहला जो क्लॉज रहता है उसमें नेम ऑफ द एसएससी का नाम लिखो। अगर बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड है तो बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड लिखो, अगर बीबी वर्चुअल पार्टनरशिप फर्म है तो वो लिखो। उसके दूसरा क्लॉज जो रहता है वो एड्रेस का रहता है कि उसका एड्रेस क्या है। अब एक बात बताओ, क्या उसकी ब्रांचेस वगैरह है तो क्या सबका एड्रेस लिखना पड़ेगा? आंसर इज यस। तो देखिए यहां पे क्या दे रखा है, अगर आप कॉम्पैक्ट में देखोगे सबसे पहला क्लॉज क्या है, नेम ऑफ द असेसी, असेसी का नाम जो है वो आपको लिखना पड़ेगा। उसके साथ साथ में आपको ब्रांच का नाम लिखना पड़ेगा अलोंग विद द असेसी नेम इन केस ऑफ द टैक्स ऑडिट ऑफ द ब्रांचेस। अगर ब्रांचेस का भी ऑब्वियसली बिकॉज पेन नंबर वाइज ऑडिट होता है, तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रांचेस का नाम भी आपको लिखना पड़ेगा अगर आपकी ब्रांचेस है तो। उसके साथ साथ में आपको एड्रेस लिखना पड़ेगा, बट एड्रेस कौन सा, एज कम्युनिकेटेड टू द इनकम टैक्स ऑफिसर फॉर द असेसमेंट, जो आपके असेसमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से वो वाला एड्रेस। इन केस ऑफ कंपनी ऑल्सो मेंशन द रजिस्टर्ड ऑफिस इफ इट इज अ डिफरेंट, अगर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस अलग है और बेटा इनकम टैक्स पर्पस के लिए आपका एओ के लिए अलग एड्रेस है, तो आपको यहां पे मेंशन करना पड़ेगा। क्लॉज नंबर 3 है, आपको अपना पेन नंबर लिखना पड़ेगा, परमानेंट अकाउंट नंबर है वो आपको क्लाइंट का लिखना पड़ेगा। अब क्लॉज नंबर 4 क्या बोलता है, क्लॉज नंबर 4 आपका GST नंबर, सर्विस टैक्स नंबर, कस्टम नंबर, वो सब लिखना पड़ता है। तो देखिए, whether the assessee is liable to pay the indirect taxes, क्या assessee को indirect taxes पे करना रहता है, like excise duty, service tax, sales tax, GST, custom duty, etc etc. If yes, then please furnish the registration number or GST number or any other identification number allotted for the same. All the GSTN number allotted to the assessee need to be mentioned. अब एक बात समझना, बहुत बार क्या होता है कि जैसे एक कंपनी है, उसके 4 स्टेट में काम चल रहा है, तो 4 GST नंबर रहेंगे, क्योंकि GST नंबर आपको हर स्टेट का अलग अलग GST नंबर मिलता है। तो क्या हर स्टेट का जब अलग अलग GST नंबर मिल रहा है तो आपको क्या ऑल GSTN जो है वो आपको इसमें मेंशन करने पड़ेंगे? आंसर इज यस, ऐसा क्लॉज नंबर 4 बोलता है। तो देखो चारों क्लॉज तो एकदम इजी है। पहला क्या है, असेसी का नाम है, दूसरा क्या है, एड्रेस है, तीसरा पेन नंबर, चौथा असेसी के पास में क्या अदर टैक्सेस वो पे करता है तो उसके जो रजिस्टर नंबर रहेंगे कस्टम के लिए, एक्साइज के लिए, GST के लिए, वो भी देने पड़ेंगे। उसके बाद क्लॉज नंबर 5 है स्टेटस, उस असेसी का स्टेटस क्या है। स्टेटस का मतलब वो इंडिविजुअल है, फर्म है, HUF है, कंपनी है, ये सब चीजें हैं, वो आपको स्टेटस उसका बताना पड़ेगा। क्लॉज नंबर 6 एंड 7 तो सिंपल सी बात है, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, जैसे आपके लिए प्रीवियस ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25। उसके बाद क्लॉज नंबर 8 बोलता है indicate the relevant clause of the section 44AB under which the audit has been conducted। मींस आपकी ऑडिट कौन से क्लॉज में हो रही है, ऑडिट जो है वो कौन से क्लॉज में हो रही है, 44AB के। अब एक बात बताओ, आप अगर 44AB सेक्शन पे जाओगे तो 44AB में कुछ क्लॉजेज है,
तो मैं गया यहां पे, कहां पे, इनकम टैक्स एक्ट पे। तो चलिए मैंने गया इनकम टैक्स एक्ट पे, और इनकम टैक्स एक्ट में आप देखोगे तो यहां पे आपका सेक्शन 44 ए बी, 44 ए बी पे गया। और जब मैं 44 ए बी पे गया तो यहां पे आप देखेंगे तो कौन से क्लॉज में ऑडिट हो रही है। तो सेक्शन 44 ए बी जो है, 44 ए बी टैक्स ऑडिट का, उसका क्लॉज नंबर ए जो है वो ए वाला बिजनेस वाले में, कि अगर बिजनेस में आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, या ग्रॉस सॉरी बिजनेस में टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो ऑडिट होगी। दैट इज द क्लॉज नंबर 44 ए बी का क्लॉज नंबर ए सेलेक्ट करोगे वहां पे। या फिर आपका बी कब आएगा, जब प्रोफेशन के केस में 50 लाख से ज्यादा है तो। उसके बाद सी कब आएगा, कि अगर 44 AE एंड 44 BB एंड 44 BBA में आप अगर जो प्रिजम्पटिव है उससे कम बता रहे हो तो। उसके बाद में आपका डी कब आएगा, डी आएगा कि अगर आप 44 जो क्या बोलते हैं एडीए जो सेक्शन है, वो एडीए सेक्शन में अगर 50% से कम बता रहे हो तो। उसके बाद ई कब आएगा, कि भैया आप जो 44 एडी सेक्शन जो होती है उसमें 8% 6% से कम बता रहे हो तो ये आपको क्लॉजेस में लिखना पड़ेगा कि कौन से क्लॉज की वजह से यहां पे ऑडिट हो रही है, कौन सी क्लॉज की वजह से यहां पे ऑडिट हो रही है। तो ये तुम्हारा क्लॉज नंबर 8 में आएगा कि इंडिकेट द रिलेवेंट क्लॉज ऑफ सेक्शन 44 AB अंडर विच द ऑडिट हैज बीन कंडक्टेड। उसके बाद आपको यहां पे क्लॉज नंबर 8 और डाला कुछ ईयर पहले, और 8 में ये डाला कि आपको ये देखना पड़ेगा कि एसएससी ने स्पेशल टैक्स रेट का बेनिफिट लिया है या नहीं, जिसको अपन कंसेशनल टैक्स रेट बोलते हैं। आपको पता है 115BA या 115BAA, 115BAB, 115BAC, 115BAD, 115BAE। तो आपको ये देखना पड़ेगा, ऑडिटर ये देखेगा कि क्या एसएससी ने इन सेक्शंस का बेनिफिट लिया है या नहीं। तो ये तुम्हारे क्लॉज नंबर 8 में होता है रिपोर्टिंग। तो देखिए, whether the assessee has opted for taxation under any of the section of section 115BA, BAA, BAB, BAC, BAD या BAE, एंड ऑडिटर हैज टू वेरीफाई। यहां ऑडिटर को वेरीफाई भी करना पड़ेगा कि फॉर्म नंबर जो 10 IB IC ID IF करके IEA हैज बीन फर्निश और नॉट, ये फॉर्म भरे हैं या नहीं भरे। क्योंकि आपको पता है जब ये बेनिफिट लेना चाहते हो आप, अगर ये स्पेशल रेट का जो कम रेट वाला, जैसे 115BAA में 22%, 115BAB में आपका 15%, 115BAC में वो न्यू स्लैब रेट, 115BAD, 115BAE, तो यहां पे आपको क्या करना पड़ता है, कुछ फॉर्म फिल करने पड़ते हैं। तो ये फॉर्म फिल किए हैं या नहीं वो ऑडिटर को यहां पे वेरीफाई करना रहेगा। दिस इज द क्लॉज नंबर 8A करके, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्लॉज नंबर 9 बहुत ही इजी सा क्लॉज है। इसमें ये पूछा जाता है कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है या एओपी बीओआई है तो आपको हर पार्टनर या मेंबर एंड उसका पीएसआर लिखना पड़ेगा। हर पार्टनर का नाम लिखना पड़ेगा, उसका पीएसआर क्या है वो लिखना पड़ेगा। मेंबर है तो मेंबर का नाम और उसका पीएसआर लिखना पड़ेगा। और अगर इस साल में उसका पीएसआर चेंज हुआ है या फिर मान लो क्या बोलते हैं पार्टनर चेंज हुए हैं तो वो डिटेल भी आपको यहां पे देनी पड़ेगी कि इस साल में अगर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि कोई पार्टनर रिटायर होता है या कोई पार्टनर एडमिट होता है, बट एटलीस्ट एक पुराना पार्टनर कंटिन्यू करता है, या फिर क्या होता है क्या लाइक अगर सब पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं बट उनके पीएसआर में चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है तो उसका डिटेल आपको क्लॉज नंबर 9 में चार्टर्ड अकाउंटेंट को लिखना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले पॉइंट में तो क्या लिखा हुआ है, फर्म है, एओपी बीओआई है, इंडिकेट द नेम ऑफ द पार्टनर मेंबर एंड देयर पीएसआर। उसका बी में क्या दे रखा है कि इफ देयर इज any change in the partners or member or their PSR since the last date of the last year, then particular of such change, अगर चेंज हुआ है तो वो डिटेल भी देना पड़ेगा। उसके बाद क्लॉज नंबर 10 क्या बोलता है, क्लॉज नंबर 10 बोलता है, क्लॉज नंबर 10 बोलता है नेचर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, मींस आपका जो भी नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर है, प्रोफेशन है, वो आपको देना पड़ेगा। इफ मोर देन वन नेचर देन एवरी बिजनेस और एवरी प्रोफेशन के बारे में आपको बताना पड़ेगा। नेचर ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन मींस जैसे मान लो बीबी वर्चुअल से तो हम एजुकेशन इंडस्ट्री में हैं, अगर मान लो हम दूसरा भी कुछ काम कर रहे हैं तो वो भी बताना पड़ेगा। तो एक से ज्यादा बिजनेस के नेचर है तो वो भी बताना पड़ेगा। इफ देयर इज एनी चेंज इन द नेचर द पर्टिकुलर ऑफ सच चेंज, अगर उसमें कुछ चेंज हुआ है तो चेंज वाला भी यहां पे इंडिकेट करना पड़ेगा। उसके बाद क्लॉज नंबर 11, एक बात बताओ, क्लॉज नंबर 11 है ये बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है या नहीं एज पर सेक्शन 44AA। आपको पता है 44AA एक सेक्शन थी
और 44AA में ऐसा था कि पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा अगर आपके तीनों साल की लास्ट की ग्रॉस रिसिट है प्रोफेशन के केस में, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी पड़ेगी एज पर रूल नंबर 6F करके हुआ करता था। और बिजनेस के केस में भैया अगर आपका या तो टर्नओवर जो है वो 10 लाख से ज्यादा है या पीजीबीपी का इनकम 120 से ज्यादा है, इंडिविजुअल एचयूएफ में वो 25 एंड 250 हो जाता था, अगर उससे ज्यादा है तो आपको बुक्स बनानी पड़ेगी, अदरवाइज बनाने की जरूरत नहीं है। तो वो यहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट रिपोर्ट करेगा इन द क्लॉज नंबर 11। तो देखिए क्लॉज नंबर 11 क्या है, whether books of accounts are prescribed under section 44AA, if yes list of the books of accounts जो prescribed है, list of the books of accounts maintained and the address at which the books of accounts are kept. In case books of accounts are maintained in the computer system, then mention the books of account generated by such computer system. If books of accounts are not kept at one location, please furnish the address of the location along with the detail of books of accounts maintained. तो देखो आपको books of accounts कहां मेंटेन की गई है उसका एड्रेस देना पड़ेगा। अगर मान लो कहीं और जैसे रजिस्टर्ड ऑफिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है, कहीं और मेंटेन की जा रही है, तो उस प्लेस का एड्रेस है वो आपको यहां पे देना पड़ेगा। एंड लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड नेचर ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एग्जामिन करके, ठीक है, यहां पे लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो बताना पड़ेगा कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, एंड नेचर ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एग्जामिन, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एग्जामिन किए उनका डिटेल यहां पे रिपोर्टिंग में जाएगा। उसके बाद क्लॉज नंबर 12 क्या बोलता है, तो क्लॉज नंबर 12 रहेगा कि whether the profit and loss account include any profit and gain assessable on presumptive basis, क्या assessee को presumptive basis taxation से टैक्स लग रहा है या नहीं। If yes, indicate the amount of relevant section 44AD, AE, AF, 44 देख AF तो अभी आजकल होता नहीं है करके बहुत पहले होता था, 44B, 44BB, 44BBA, 44BBB, चैप्टर दैट इज द 12G फर्स्ट शेड्यूल और एनी अदर रिलेवेंट सेक्शन। तो कुल मिला के अगर कोई प्रिजम्पटिव बेसिस पे आपका पीजीबीपी का इनकम, जैसे नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट का दूसरा बिजनेस भी है, एक शिपिंग बिजनेस भी है, मान लो उसका एयरक्राफ्ट बिजनेस भी है, तो शिपिंग बिजनेस एयरक्राफ्ट बिजनेस पे है, वो मान लो दूसरी सेक्शन लग रही है, बीबीए लग रही है, 44BB लग रही है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको यहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट उसका रिपोर्टिंग करेगा। चलिए उसके बाद में आपका क्लॉज नंबर 13, और क्लॉज नंबर 13 है वो क्लॉज नंबर 13 है, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। तो देखिए अगर मैं आपको बताऊं यहां पे रिपोर्ट में, तो ये तुम्हारा रिपोर्ट है क्लॉज नंबर, देखो ये तो सब अपन ने पढ़ा, लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑल, ये तो ठीक है। क्लॉज नंबर 13 ये आता है, क्लॉज नंबर 13 में मेथड ऑफ अकाउंटिंग एम्प्लॉयड इन द प्रीवियस ईयर, आप कौन सा मेथड ले रहे हो भाई, आप कैश मेथड ले रहे हो या मर्केंटाइल मेथड ले रहे हो, वो आपको यहां बताना पड़ेगा। Whether there had been any change in the method of accounting employed vis-a-vis method employed in the immediately preceding previous year, क्या ऐसा हुआ है कि इस साल आपकी मेथड चेंज हो गई हो। If the answer to be above is the affirmative, मतलब yes ऐसा हुआ है, तो give the detail of such change and the effect thereof on the profit and loss। आपका अगर ऐसा हुआ है कि पहले आप कैश मेथड फॉलो करते थे, अब आप अक्रूवल कर रहे हो, या लास्ट ईयर आपने अक्रूवल किया था इस बार कैश कर रहे हो, अगर ऐसा कर रहे हो तो इसकी वजह से प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा वो आपको यहां पे पॉइंट नंबर सी में 13C में बताना पड़ेगा। Whether any adjustment is required to be made to the profit and loss by complying with the provision of income computation and disclosure standard, क्या ICDS की वजह से आपके प्रॉफिट में कुछ चेंज आया क्या, तो उसका क्या आपको डिस्क्लोजर देना है आंसर। अगर मान लो यहां पे होता है, अगर यस या नो, तो अगर मान लो यहां पे यस हुआ तो आपको यह बताना पड़ेगा कि ICDS की वजह से आपका प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ या कितना प्रॉफिट डिक्रीज हुआ और उसका नेट इफेक्ट क्या आया। तो कुल मिला के ये जो तुम्हारा है, और डिस्क्लोजर एज पर द आईसीडीएस के डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे का अकाउंटिंग पॉलिसीज से रिलेटेड कोई डिस्क्लोजर है तो यहां दोगे, तो ये 10 आईसीडीएस है उससे रिलेटेड आपको डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। तो कुल मिला के अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पे आपका क्लॉज नंबर 13 है, उसका 13 का ए क्या बोलता है, कौन सी मेथड फॉलो कर रहे हो, कैश मेथड फॉलो कर रहे हो या मर्केंटाइल फॉलो कर रहे हो। अगर मान लो मेथड में क्या कुछ चेंज किया है, क्या आंसर इज किया है, तो उसकी वजह से प्रॉफिट पे कितना इंपैक्ट आया है। आईसीडीएस की वजह से क्या प्रॉफिट चेंज हो रहा है, अगर है तो आपको यहां पे बताना पड़ेगा। एंड गाइस अगर आपका आईसीडीएस के जो डिस्क्लोजर है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट यहां पे डिस्क्लोजर देगा करके, ठीक है। तो चलिए अपन एक काम करते हैं, वापस से कॉम्पैक्ट पे चलते हैं और कॉम्पैक्ट पे देखते हैं आपका जो क्लॉज नंबर 13 है वो क्या बोलता है। तो देखिए मेथड ऑफ अकाउंटिंग एम्प्लॉयड इन द प्रीवियस ईयर, सीधी सी बात है। Whether there had been any change in the method employed vis-a-vis the method employed in the immediately last previous year? If yes, then give detail of change and impact on the profit and loss. Whether any adjustment is required to be made to the profit and loss for
कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ आईसीडीएस एंड इंपैक्ट ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये तुम्हारा क्लॉज नंबर 13 है। उसके बाद क्लॉज नंबर 14 है, वो बोलता है कि मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एम्प्लॉयड इन द प्रीवियस ईयर। आप क्लोजिंग स्टॉक कैसे वैल्यू कर रहे हो, डिटेल ऑफ द डेविएशन इफ एनी फ्रॉम द मेथड ऑफ वैल्यूएशन प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 145A। अगर देखो 145A में क्या बोला हुआ है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, आपको याद है वहां पे कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर बोला हुआ है। और क्या आप कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर ही फॉलो कर रहे हो, या अगर आपका कुछ डेविएशन है, अगर कुछ चेंजेस है, तो वो आपको यहां पे बताना पड़ेगा, और उसकी वजह से प्रॉफिट पे कितना इंपैक्ट आ रहा है वो भी यहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसको यहां पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज द क्लॉज नंबर 14। तो क्लॉज नंबर 14 है वो बड़ा सिंपल सी बात बोलता है कि आपका मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे वैल्यू कर रहे हो, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे है या नहीं है। क्या आप जो कोई और मेथड फॉलो कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो उसकी वजह से प्रॉफिट पे कितना इंपैक्ट आ रहा है वो आपको यहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में क्लॉज नंबर 15 है, ये आपका अगर कैपिटल असेट स्टॉक इन ट्रेड में आप कन्वर्ट कर देते हो तो आपको यहां पे डिटेल देना पड़ेगा। आपकी कोई कैपिटल असेट है और उसको आपने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। जैसे आपको पता है कैपिटल गेन टॉपिक में हमने एक पढ़ा था कि एक पर्सन है, उस पर्सन ने क्या किया, पहले एक प्लॉट था, उस प्लॉट को पता है प्लॉट को कन्वर्ट किया था किसमें, प्लॉट को बिजनेस में लाया, उसके ऊपर फ्लैट्स बनाए थे 20 फ्लैट्स, और 20 फ्लैट्स में से 15 फ्लैट बेचे थे, तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन वगैरह निकाला था। तो यहां पे एक बात समझना, इस साल में क्या ऐसा हुआ है कि आपकी कैपिटल असेट है वो कन्वर्ट हुई है स्टॉक इन ट्रेड में या नहीं। तो देखिए, गिव द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ द कैपिटल असेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैपिटल असेट कौन सी थी, डेट ऑफ एक्विजिशन उसका कितना था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसका कितना था, एंड अमाउंट एट विच द असेट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। कन्वर्ट जब कर रहे हो तो उस टाइम पे उसकी वैल्यू क्या है, नॉर्मली यहां पे फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं, तो ये आपको यहां पे बताना पड़ेगा इन द क्लॉज नंबर 15। सो क्लॉज नंबर 15 आपको बताना पड़ेगा, मीन सीए रिपोर्टिंग करेगा, तो सीए जब रिपोर्टिंग करेगा तो उसको ये रिपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद क्लॉज नंबर 16, क्लॉज नंबर 16 क्या बोलता है कि अमाउंट नॉट क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो जो भी आपकी इनकम होती है, बिजनेस की इनकम वगैरह, वो पीएनडल के क्रेडिट में जानी चाहिए। तो देखिए यहां पे क्लॉज नंबर 16 में आपको 3CD से बताता हूं, तो 3CD में ये क्लॉज नंबर जो 16 है वो ये वाला, देखिए क्लॉज नंबर 16 ये वाला क्या बोला हुआ है, अमाउंट नॉट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग द आइटम फॉलिंग विद इन द स्कोप ऑफ सेक्शन 28। अब एक बात बताओ, सेक्शन 28 है, ये पीजीबीपी की चार्जिंग सेक्शन है, और पीजीबीपी की चार्जिंग सेक्शन बोलती है कि ये इनकम ऐसी है, वहां पे कुछ इनकम की लिस्ट दे रखी है कि ये इनकम आपके पीजीबीपी हेड में आती है, बट मान लो ऐसी कोई आइटम है जो आपने पीएनडल के क्रेडिट में नहीं डाला, डालनी चाहिए, एसएससी को डालनी चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट यहां रिपोर्ट करेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट यहां रिपोर्ट करेगा कि ऐसी आइटम जो है जो स्कोप ऑफ 28 पीजीबीपी की इनकम बननी चाहिए थी बट एसएससी ने नहीं बनाई, तो यहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरा, द प्रो फॉर्मा क्रेडिट और ड्रॉबैक और रिफंड और ड्यूटी ऑफ कस्टम और एक्साइज और सर्विस टैक्स और रिफंड ऑफ सेल टैक्स और वैट और वेयर सच क्रेडिट ड्रॉबैक और रिफंड आर एडमिटेड एज ड्यू बाय द अथॉरिटी कंसर्न। अब एक बात समझना, कोई ऐसी आइटम है जो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक है या फिर कोई भी आपके कोई टैक्सेस वगैरह है, वो अभी तक आपका पीएनडल के क्रेडिट में आपने नहीं डाले, पीएनडल के क्रेडिट में नहीं डाले, बट उसका रिफंड आपको मिलने वाला, इट इज एडमिटेड बाय द अथॉरिटी, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट यहां रिपोर्ट करेगा। तीसरा, एस्केलेशन क्लेम एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एस्केलेशन क्लेम वो अगर पीएनडल के क्रेडिट में नहीं डाला तो चार्टर्ड अकाउंटेंट यहां रिपोर्ट करेगा, क्योंकि याद करो मैंने आपको बताया था एस्केलेशन क्लेम जो है और आपके जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव है वो टैक्सेबल उस ईयर में होते हैं जिस ईयर में उसकी रीजनेबल सर्टेनिटी आ जाती है। तो जब रीजनेबल सर्टेनिटी आ गई और तो भी तुमने पीएनडल के क्रेडिट में नहीं डाला है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट यहां रिपोर्ट करेगा। और एनी अदर आइटम ऑफ द इनकम, और कोई भी ऐसी कैपिटल रिसिट है इफ एनी करके, ठीक है, तो वो यहां पे बतानी पड़ेगी। तो इन सिंपल वर्ड तुम्हारा जो क्लॉज नंबर 16 है वो क्लॉज नंबर 16 क्या बोलता है, क्लॉज नंबर 16 ये बोलता है कि कुछ ऐसी आइटम है जो पीएनडल के क्रेडिट में आनी चाहिए थी बट एसएससी हैज नॉट क्रेडिटेड, एसएससी ने उसको क्रेडिट नहीं किया है। कौन कौन सी आइटम, या तो कोई आइटम ऐसी है जो 28 के स्कोप में आती है, वो पीएनडल के क्रेडिट में जानी चाहिए थी, इनकम बननी चाहिए थी, एसएससी ने नहीं बनाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट रिपोर्ट करेगा उसको।
या फिर कोई भी ऐसा ड्यूटी ड्रॉबैक वगैरह जो है, या फिर कोई भी आपका एस्केलेशन क्लेम है, या एनी अदर आइटम ऑफ द इनकम या कैपिटल रिसीट वगैरह है जो पीएनडल के क्रेडिट में आनी चाहिए थी, और अगर मान लो आपने नहीं डाली, अमाउंट नॉट क्रेडिटेड टू पीएनडल अकाउंट, तो आपको यहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। चलो क्लॉज नंबर 17 तो बहुत ही प्यारा और इजी सा क्लॉज है। ये तो वो वाला क्लॉज होता है, अगर आपको याद रहेगा कि अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो एज अ स्टॉक इन ट्रेड या कैपिटल असेट, और आपको पता है अगर उसका एसडीवी है वो कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा है, तो एसडीवी आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द पीजीबीपी इनकम और कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए या पीजीबीपी का इनकम निकालने के लिए आपका जो भी एसडीवी है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। तो यहां पे गाइस क्लॉज नंबर 17 ये बोलता है कि अगर यहां पे उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि वेयर एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर द कंसिडरेशन इज लेस देन एसडीवी अंडर सेक्शन 43 CA एंड 50C, डिटेल ऑफ द प्रॉपर्टी आपको देना पड़ेगा, एसडीवी कितना है वो बताएगा, कंसिडरेशन एंड वेदर सेक्शन 43 CA एंड 50C एप्लीकेबल और नॉट शैल बी फर्निश। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा कि आपने अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उसका जो कंसिडरेशन है वो एसडीवी से कम है, तो आपको यहां पे प्रॉपर्टी का डिटेल देना पड़ेगा, साथ में एसडीवी कितना है, कंसिडरेशन कितना है, क्या सेक्शन 43 CA एंड 50C एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं, वो यहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा करके। ठीक है, तो देखिए अगर मान लो मैं आपको 3CD से यहां पे बताऊं, तो 3CD में भी यही बोला हुआ है। तो देखिए where any land building or both means immovable property transferred during the previous year for a consideration less than value adopted assessed or assessable by the authority of state government, that is SDV, तो डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी देना है, कंसिडरेशन रिसीव्ड कितना हुआ वो बताना है, वैल्यू अडॉप्टेड एसडीवी बताना है, और क्या यहाँ पे 43 CA एंड गाइस लाइक 43 CA एंड 50C एंड 56 to 10 लग रहा है नहीं, वो आपको यहां पे बताना पड़ेगा करके। ठीक है, 56 to 10 कब लगता है पता है? जब आप कोई एक्वायर करते हो तब, तो वहां पे लगता है, तो आपको यहां पे बताना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्लॉज क्या बोलता है। देखो अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा क्या क्लॉज सर हमको याद रखना है 17 में ये आएगा, 18 में ये आएगा? आंसर इज नहीं। देखो पहले ऑडिट के पेपर में जब आता था तो ऐसे क्लॉज वगैरह याद रखते थे, बट इनकम टैक्स के पेपर में आएगा तो आपको क्लॉज याद रखने की जरूरत नहीं। 7 क्वेश्चन आईसीआई ने दे रखे हैं, 5 केस स्टडीज दे रखी है, वो अगर आप ढंग से देख लोगे आपका काम बन जाएगा। चलिए उसके बाद क्लॉज नंबर 18 क्या बोलता है। तो क्लॉज नंबर 18 है, ये आपको डेप्रीशिएशन से रिलेटेड क्लॉज है, दैट इज पर्टिकुलर्स ऑफ डेप्रीशिएशन अलाउएबल एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्या डेप्रीशिएशन आपको कितना मिल रहा है इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच असेट एंड ब्लॉक ऑफ असेट एज द केस में बी इन द फॉलोइंग फॉर्म। तो आपको क्या बताना पड़ेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द असेट एंड ब्लॉक ऑफ असेट के कौन कौन सी असेट है उसकी डिटेल जाएगी, रेट ऑफ डेप्रीशिएशन क्या है वो जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट और डब्ल्यूडीवी क्या है वो जाएगा, इस साल में कितना एडिशन हुआ है, डिलीशन हुआ है, कौन सी डेट को हुआ है वो भी बताना पड़ेगा। तो देखिए एडिशन डिडक्शन ड्यूरिंग द ईयर विद द डेट्स, इन केस ऑफ एनी एडिशन ऑफ द असेट डेट put to use including the adjustment on account of the Senvet credit। अब एक बात बताओ, उस पे आपका जो सेनवेट क्रेडिट है, क्या उस पे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे असेट में। उसके साथ साथ में चेंज इन रेट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द करेंसी। एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था एक सेक्शन 43A अगर याद रहेगा तो 43A में क्या था कि अगर आप इंडिया के बाहर से कोई असेट एक्वायर करते हो और वो या तो फॉरेन करेंसी लोन पे करते हो या फॉरेन से सप्लायर क्रेडिट पे करते हो, और अगर मान लो आप उसका पेमेंट कर रहे हो और पेमेंट के टाइम पे आपका कोई भी फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन और लॉस होता है, तो वो ब्लॉक के साथ एडजस्ट होगा, तो उसकी रिपोर्टिंग यहां पे होगी। अगर आपको कोई सब्सिडी या ग्रांट मिला है, रीएम्बर्समेंट मिला है, तो वो भी आपको यहां पे लेस करना पड़ेगा। तो अगर असेट से रिलेटेड कोई गवर्नमेंट ग्रांट है तो वो यहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट इसकी रिपोर्टिंग करेगा। डेप्रीशिएशन इस साल में कितना अलाउएबल है एंड बेटा क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कितनी है वो यहां पे रिपोर्टिंग में बताना पड़ेगा इन द क्लॉज नंबर 18 ऑफ द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इन द फॉर्म नंबर 3CD में। तो देखिए अगर आप यहां पे देखेंगे 3CD का फॉर्मेट, तो 3CD में यही चीजें दे रखी है। क्या आपको यहां पे बताना पड़ेगा करके, ठीक है, क्या आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ असेट क्या है,
रेट ऑफ डेप्रीशिएशन क्या है, एक्चुअल कॉस्ट है, WDV क्या है, ये आप छोड़ दीजिए। 115 BAC BAD वाला पॉइंट छोड़ दीजिए, वो सिर्फ एक ही साल के लिए उस टाइम आया था। उसके बाद में आपका जो क्या बोलते हैं सैनवेट क्रेडिट वगैरह है वो उसका डिटेल, उसके बाद रेट ऑफ एक्सचेंज में कुछ डिफरेंस आया उसका, और गवर्नमेंट ग्रांट सब्सिडी मिला, टोटल डेप्रीशिएशन कितना है और क्लोजिंग WDV कितना है, ये आपको क्लॉज नंबर 18 में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी चार्टर्ड अकाउंटेंट को। चलिए उसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट क्लॉज पे चलते हैं, दैट इज द क्लॉज नंबर 19। अब क्लॉज नंबर 19 क्या बोलता है, तो देखिए क्लॉज नंबर 19 बोलता है अमाउंट एडमिजिबल अंडर सेक्शन 33 AB एंड ABA। जो आपको 33 AB और ABA में खर्चा अलाउ होता है उसका डिटेल यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट देगा। 33 AB और ABA कौन सा होता है आपको पता है? AB और ABA में टी कॉफी रबड़ डेवलपमेंट अकाउंट में अगर पैसा डालते हो नाबार्ड के साथ तो डिडक्शन मिलता है, तो उसका डिटेल यहाँ जाएगा क्लॉज 19 में। ABA कौन सा था? साइट रेस्टोरेशन अकाउंट। उसके बाद सेक्शन 3511, 3512, 3512A, 3513, 3514, 352AA, 352AB, ये सब साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड चीजें आ गई। साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड अगर आप कोई डिडक्शन ले रहे हो तो उसका यहाँ पे आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट उसकी चीजें यहां बताएगा। उसके साथ में 35 ABB, अब बीबी ABB मींस अभिषेक बच्चन करके, ठीक है, वो टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस वाला। 35 AD वो 14 बिजनेस। 35 CC आजकल नहीं लगता है। 35 CCC CCD जो है वो तुम्हारा कौन सा CCD और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये अमलगमेशन डीमर्जर VRS का खर्चा एंड 35E में। तो इन सेक्शन में अगर जो डिडक्शन ले रहे हो वहां कितना अमाउंट एडमिजिबल है वो यहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट रिपोर्टिंग करेगा। उसके बाद में क्लॉज नंबर 20 पे चलते हैं। क्लॉज नंबर 20 क्या बोलता है बताए कि सम पेड टू द एम्प्लॉय एज अ बोनस एंड कमीशन। इस साल में कितना पेड किया एम्प्लॉय को बोनस एंड कमीशन, जो कि अलाउ होता है। लेकिन पता है उसमें एक चीज होती है करके, ठीक है, कि एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉय का बोनस एंड कमीशन जो है वो एम्प्लॉय अपन पे करते हैं, वो अलाउ हो जाता है। उसके बाद में एक और चीज याद रखना, वहां पे मैंने एक चीज बताई थी कि बहुत बार एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की जेब से पैसा काट के अपने पास रखता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी से पैसा काट के अपने पास रखता है टूवर्ड्स द PF या टूवर्ड्स द लाइक ESI एंड ऑल, एंड वो कब तक जमा कराना पड़ता है? उस फंड की ड्यू डेट तक जमा कराना पड़ता है। और अगर उसने उस फंड की ड्यू डेट तक वगैरह जमा नहीं कराया तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि वो उसकी इनकम बन जाती है। याद आया थोड़ा बहुत? तो देखिए क्या दे रखा है, डिटेल ऑफ कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय फॉर वेरियस फंड एज रेफर्ड इन सो एंड सो सेक्शन। तो अगर मान लो उसने PF का पैसा काटा है या ESI का पैसा काटा है तो उसकी रिपोर्टिंग यहां पे जाएगी और यहां पे लिखना पड़ेगा कि क्या वो अप टू द ड्यू डेट ऑफ दैट फंड अगले महीने की 15 तारीख तक जमा कराया या नहीं कराया, नहीं कराया तो वो इनकम बन जाएगी। तो वो यहां पे रिपोर्टिंग में जाएगा। दैट इज द आपका क्लॉज नंबर 20। उसके बाद में क्लॉज नंबर 21 पे चलते हैं। क्लॉज नंबर 21 ये बोलता है कि प्लीज फर्निश द डिटेल ऑफ अमाउंट डेबिटेड टू P&L अकाउंट बीइंग नेचर ऑफ कैपिटल, पर्सनल एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इन डॉक्यूमेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। अब एक बात बताओ, अगर कोई भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर किया P&L के डेबिट में नहीं जाएगा, अगर आपने डाल रखा है उसको हटाना पड़ेगा, तो यहां पे उसकी रिपोर्टिंग होगी। कोई पर्सनल खर्चा है तो वो हटाना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट अगर पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर, सोवेनियर या ब्रोशर में दिया तो वो डिसअलाउड होगा, तो उसकी डिटेल यहां पे देनी पड़ेगी। अमाउंट इन एडमिजिबल अंडर सेक्शन 40। अंडर सेक्शन 40 में क्या होता है कि अगर आप किसी को कुछ पे करते हो और उसका TDS नहीं काटा या TDS काटा बट गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, तो 100% और 30% खर्चा डिसअलाउड होता है, वो यहां पे आपको बताना पड़ेगा क्लॉज नंबर 21 में। उसके बाद अमाउंट डेबिटेड टू P&L बीइंग इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, जो 40B 40BA में आपका कितना इनएडमिजिबल है। एक बात बताओ, जो भी रेम्यूनरेशन या इंटरेस्ट पार्टनर को देती है पार्टनरशिप फर्म, तो उसकी एक लिमिट होती है। इंटरेस्ट कितना अलाउ होता है? अप टू 12%। एंड रेम्यूनरेशन वो बुक प्रॉफिट बेसिस पे, बुक प्रॉफिट का 1,50,000 1,50,000 और अप टू 3 लाख में क्या करते हैं उसका 90% और 1,50,000 हायर और बैलेंस वाले का 60%, उतना अलाउ होता है। बाकी वाला इनएडमिजिबल है तो वो यहां बताना पड़ेगा। और अगर AOP BOI है और वो अपने मेंबर को कोई भी इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन देती है, वो सब डिसअलाउड होता है, तो यहां पे वो 40BA में डिसअलाउड होता है, बताना पड़ेगा। उसके साथ साथ में डिसअलाउंस डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 40A3। 40A3 क्या होता है कि अगर आपने कैश में पेमेंट किया 10,000 से ज्यादा इन सिंगल डे टू सिंगल पर्सन, ट्रांसपोर्टर को 35,000 से ज्यादा कैश में पे किया, तो वो आपका डिसअलाउड हो जाएगा, यहां बताना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 40A7। अगर मान लो यहां प्रोविजन फॉर ग्रेजुइटी वो अलाउ नहीं होता।
एनी सम पेड बाय एसएससी एज अ एम्प्लॉयर नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 40A पेमेंट टू द अनरजिस्टर्ड ग्रेचुइटी एंड पीएफ। अब एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था वहां पे कि अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड है तो अलाउ होगा, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है तो अलाउ होगा, बट अनअप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड अलाउ नहीं होता, अनअप्रूव्ड रिकॉग्नाइज फंड अलाउ नहीं होता, यूआरपीएफ अलाउ नहीं होता करके, ठीक है। या फिर आपका अनअप्रूव्ड, जो अनअप्रूव्ड है वो सब अलाउ नहीं होता, तो यहां पे आपको बताना पड़ेगा रिपोर्टिंग में। उसके बाद पर्टिकुलर्स ऑफ एनी लाइबिलिटी ऑफ द कंटीजेंट नेचर की कोई लाइबिलिटी है उसका डिटेल देना पड़ेगा। उसके बाद amount of deduction inadmissible in terms of section 14A in respect of any expenditure incurred in relation to income which does not form part of the total income, that is expenditure of the exempted income। एक बात बताओ, अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट है तो उसका खर्चा अलग होता है कि नहीं होता ना, तो वो डिटेल भी यहां देनी पड़ेगी। उसके बाद अमाउंट इन एडमिसिबल अंडर द प्रोवाइजो टू सेक्शन 3613 दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन कैपेक्स टिल पुट टू यूज। एक बात बताओ, कोई भी असेट एक्वायर करते हो तो उसके पुट टू यूज तक की डेट का इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज होगा, उसके बाद का इंटरेस्ट है वो पीएनडल के डेबिट में जाएगा, तो इस क्लॉज में उसकी भी रिपोर्टिंग होती है करके। तो दिस इज द क्लॉज नंबर आपका कौन सा मैंने बोला 21। उसके बाद क्लॉज नंबर 22 क्या बोलता है? तो क्लॉज नंबर 22 बोलता है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट inadmissible under section 23 of the micro and small medium enterprise development act 2006। तो जो आपका MSME एक्ट है 2006 उसकी एक सेक्शन होती है 23, तो उसकी 23 सेक्शन में कुछ इंटरेस्ट है वो इनएडमिसिबल होता है, तो अगर वो इनएडमिसिबल है तो वो यहां बताना पड़ेगा क्लॉज नंबर 22 में। उसके बाद क्लॉज नंबर 23 बोलता है पर्टिकुलर ऑफ पेमेंट मेड टू द पर्सन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 40A ए सब सेक्शन 2 क्लॉज नंबर बी। इसका मतलब होता है कि आपको पता है रिलेटिव को जो पेमेंट करते हैं, तो रिलेटिव को अगर पेमेंट किया तो रीजनेबल अलाउ होता है, अनरीजनेबल या एक्सेसिव डिसअलाउड हो जाएगा। तो जितना रीजनेबल है वो यहां पे अलाउ हो जाएगा, बट अनरीजनेबल है, एक्सेसिव है, वो यहां डिसअलाउड हो जाएगा, तो उसकी रिपोर्टिंग जाएगी क्लॉज नंबर 23 में। क्लॉज नंबर 24 में क्या होता है कि अमाउंट डीम टू बी प्रॉफिट एंड गेन अंडर सेक्शन 33AB 33AB है। एक बात बताओ, आपको पता है 33AB वो नाबार्ड में पैसा डालते हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ कि नाबार्ड में जो पैसा डालते हैं ना उसको विड्रॉ करते हैं तो वो टी कॉफी रबर डेवलपमेंट बोर्ड की जो स्कीम है उसके अकॉर्डिंग उसको खर्च करना रहता है। अगर आपने उसका मिसयूटिलाइजेशन कर दिया, गलत यूज कर दिया, तो वो वापस आपकी इनकम बन जाएगी। या आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, वो प्लांट एंड मशीनरी आपको 8 ईयर्स में नहीं बेचना, अगर बेचा तो वो आपकी इनकम बन जाएगी। तो यहां पे बेटा, या फिर आपने कोई डिपॉजिट अकाउंट था वो आपने विड्रॉ किया और उस पैसे को यूज ही नहीं किया उस प्रीवियस ईयर में, तो वो आपकी इनकम बन जाएगी। तो जब वो आपकी इनकम बन रही है ना, तो उसका यहां पर डिस्क्लोजर क्लॉज नंबर 24 में जाएगा। क्लॉज नंबर 25 क्या देखेगा सीए कि एनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चार्जेबल अंडर सेक्शन 41 एंड कंप्यूटेशन देयर ऑफ। सेक्शन 41 होता है कि अगर मान लो आपने पहले किसी खर्चे का डिडक्शन लिया था, पहले किसी खर्चे का डिडक्शन लिया था और अब वो वापस से आपको रेमिट हो जाता है, मींस वापस से उसका रिफंड मिल जाता है, या फिर वापस से वो खर्चा जो है वो खर्चा लाइक सीज टू बी एग्जिस्ट हो जाता है। 41 मैंने आपको बताया था ना, एज वेल एज बेड डेट्स वाला रिकवरी वगैरह वो सब इसमें आ जाएगा 41 में। कि आपका बेड डेट्स रिकवरी हो गया, या फिर बैलेंसिंग चार्ज हो गया, या साइंटिफिक रिसर्च की असेट है वो लेबोरेटरी से आपने सीधा बेच दिया, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि यहां पे इनकम इस सेक्शन में आएगी, तो यहां पे इसका क्लॉज नंबर 25 में इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। उसके बाद में क्लॉज नंबर 26 बोलता है अमाउंट अलाउड एंड डिसअलाउड एज पर सेक्शन 43 भी, वो टांग अड़ाने वाली सेक्शन। ये वो टांग अड़ाने वाली सेक्शन है कि भैया आपका कितना खर्चा, वो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक पे करने पड़ेंगे, अगर आपने पे नहीं किया तो वो वापस से आपका पे नहीं किया तो वो डिसअलाउड हो जाएगा, फिर रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के बाद में पे किया तो वो अगले साल अलाउ हो जाएगा। तो वो सब यहां पे रिक्वायरमेंट रहेगी इन द क्लॉज नंबर 26 में। उसके बाद क्लॉज नंबर 27, क्लॉज नंबर 27 बोलता है कि अमाउंट ऑफ सेनवेट या जीएसटी क्रेडिट availed of or utilized during the previous year and its treatment in the P&L account and treatment of outstanding Senvet or GST credit in the account. Particular of the income or expenditure of prior period credited or debited in the P&L account। तो इसमें एक तो क्या रहेगा कि आपका कितना GST क्रेडिट है, Senvet क्रेडिट है, वो आपने यूटिलाइज इस साल में किया है, कितना आपने यूटिलाइज नहीं किया तो उसका कैरी फॉरवर्ड कितना कर रहे हो वो डिटेल देना पड़ेगा। उसके साथ साथ में कोई भी अगर आपका प्रायर पीरियड एक्सपेंडिचर है या इनकम है जो पहले आपने नहीं लिया था, अभी आप डेबिट क्रेडिट कर रहे हो, तो बेटा ये आपको यहां पे इस वाले क्लॉज में बताना पड़ेगा, क्लॉज नंबर 27 में। उसके बाद क्लॉज नंबर सीधा 29 आएगा, 28 यहां पे नहीं है करके, ठीक है। तो देखिए क्लॉज नंबर आपका 27
ये तुम्हारा 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 21 था, उसके बाद ये तुम्हारा 27 करके, ठीक है, 26 27 27 हो गया। ओके 28 मैंने इसलिए हटाया है क्योंकि वो अभी लगता नहीं है, वो एप्लीकेबल ही नहीं है। क्या दे रखा है देखिए, वेदर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एसएससी हैज रिसीव्ड एनी प्रॉपर्टी और बीइंग शेयर ऑफ कंपनी नॉट बीइंग द कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सक्राइब। भाई ये सेक्शन 5627A है ना, ये पहले हुआ करती है, अब ये सेक्शन ही नहीं है। अब ये सेक्शन जो है वो है ही नहीं, इसकी जगह अब आपकी आ गई है सेक्शन 56(2)(10) करके, गिफ्ट वाली सेक्शन। तो अगर आप कोई भी असेट है या कोई भी पैसा है आपको गिफ्ट में मिलता है, असेट गिफ्ट में मिलती है, लो कंसिडरेशन में मिलता है, डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है, तो 56(2)(10) में टैक्सेबल होता है। तो जब 56(2)(10) में टैक्सेबल होता है, इसके लिए ये वाला क्लॉज मैंने यहाँ पे हटा ही दिया है। तो क्लॉज नंबर 28 है वो मैंने उधर आपको बताया ही नहीं है, क्योंकि ये एप्लीकेबल आज की डेट में है ही नहीं करके, ठीक है। तो चलिए इधर देखिए, आपका क्लॉज नंबर 28 क्या बोलता है, 29 क्या बोलता है। क्लॉज नंबर सीधा 29 पे चलते हैं। 29 बोलता है कि वेदर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द असेसी रिसीव्ड एनी कंसिडरेशन फॉर द इशू ऑफ शेयर विच एक्सीड द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर एंड इफ यस प्लीज फर्निश द डिटेल ऑफ द सेम। ये तुम्हारा एंजल टैक्स वाली बात कर रहा है। एंजल टैक्स क्या होता है कि अगर कोई भी कंपनी है, वो कंपनी क्या करती है, अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी है, अपने शेयर प्रीमियम पे इशू करती है, और इशू प्राइस जो है वो अगर मान लो फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, तो इशू प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू का जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस पे टैक्स लगेगा। किसको? कंपनी को। कंपनी को टैक्स लग जाएगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अगर ऐसा हुआ है तो क्लॉज नंबर 29 में उसकी रिपोर्टिंग जाती है। उसके बाद क्लॉज नंबर 29A में क्या जाता है, अगर एडवांस मनी फोरफिट कर दिए। आपको पता है एक सेक्शन होती थी 56(2)(9) करके कि 1/4/2014 के बाद अगर एडवांस मनी फोरफिट किए तो सीधा अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, तो वो यहां पे जाएगा। एंड 29B में जाता है गिफ्ट वाला कि अगर मान लो 56(2)(10) में आपके हाथ में कुछ टैक्सेबल हो रहा है या नहीं, मींस गिफ्ट या लो कंसिडरेशन पे कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो, तो उसके बारे में जो है वो यहां पे जाएगा एंड टैक्सेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 56(2)(10) में। अगर टैक्सेबल हो रहा है तो उसकी रिपोर्टिंग यहां पे करनी है। उसके बाद क्लॉज नंबर 30 पे चलते हैं। अब एक बात समझना, क्लॉज नंबर 30 है ना, वो बोलता है कि डिटेल ऑफ एनी अमाउंट बोरोड ऑन हुंडी और एनी अमाउंट ड्यू देयरऑफ इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट बोरोड रीपेड अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक। सेक्शन 69D। 69D क्या होता है, अगर आप हुंडी लोन लेते हो या फिर आप हुंडी लोन का रीपेमेंट करते हो कैश में। हुंडी लोन क्या होता है, एक प्रोमिसरी नोट है। अब आपने किसी को प्रोमिसरी नोट दे दिया और उससे लोन ले लिया कैश में, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि आप अगर अकाउंट पे चेक को छोड़ के आप कैश में हुंडी लोन लेते हो या उसका रीपेमेंट किया है, तो यहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट उसका क्या करेगा, रिपोर्टिंग करेगा। उसके बाद एक क्लॉज नंबर 30A है। 30A क्लॉज है, ये प्राइमरी एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। प्राइमरी एडजस्टमेंट एंड सेकेंडरी एडजस्टमेंट ट्रांसफर प्राइसिंग का याद आया कि प्राइमरी एडजस्टमेंट क्या होता है कि अगर मान लो आपका आर्म लेंथ प्राइस आपके एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस से ज्यादा है, और आर्म लेंथ प्राइस है वो आपके एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस से ज्यादा है, और आर्म लेंथ प्राइस और जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस के बीच में डिफरेंस होता है वो आपकी इनकम में जुड़ जाता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एडजस्टमेंट। अब एक बात समझना, जो प्राइमरी एडजस्टमेंट का जितना पैसा होता है उसको अपन एक्सेस मनी बोलते हैं। वो आपको पता है, आपको नॉन रेजिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज से इंडिया में रीपेट्रिएट करना पड़ेगा। और अगर आप रीपेट्रिएट कितने डेज में करना पड़ेगा, 90 डेज में करना पड़ेगा। 90 डेज का जो टाइम लिमिट है वो अलग अलग जगह अलग अलग टाइम था, अपन ने देखा था। अगर उतने नहीं करते हो तो फिर आपका डीम्ड लोन माना जाएगा, और डीम्ड लोन माना जाएगा तो आपको इंटरेस्ट इनकम है वो आपको हमेशा ऐड करनी पड़ेगी। उसकी पूरी रिपोर्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट यहां करेगा इन द क्लॉज नंबर 30A करके। तो देखिए क्या दे रखा है, whether primary adjustment to the transfer pricing under section 92C has been made during the previous year। क्या primary adjustment हुआ है, yes or no? अगर yes है then please furnish the following detail। under which clause primary adjustment कौन से clause में हुआ है। मींस एसएससी ने ओन मोशन किया है, या फिर मान लो एओ ने किया है, या फिर मान लो अप्पा की वजह से हुआ है, या फिर मान लो क्या बोलते हैं सेफ हार्बर रूल की वजह से हुआ है। तो वो बताना पड़ेगा किस वजह से हुआ है प्राइमरी एडजस्टमेंट। अमाउंट ऑफ प्राइमरी एडजस्टमेंट कितना है, एंड वेदर द एक्सेस मनी अवेलेबल विद एसोसिएट एंटरप्राइज इज रिक्वायर्ड टू बी रिपेट्रिएटेड इन इंडिया और नॉट। क्या पैसा इंडिया में लाना बाकी है या नहीं है। वेदर द एक्सेस मनी हैज बीन रिपेट्रिएटेड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट और नॉट, एंड इफ नो देन
Imputed interest income of such excess money has to not been repatriated within the prescribed time limit. अगर वो पैसा इंडिया में नहीं लाया तो उसको क्या डीम्ड लोन माना है या नहीं माना, और मान के और आपका इंटरेस्ट इनकम कितना बनना चाहिए, वो कितना यहां पे आएगा वो आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद ऐसे का ऐसे एक तुम्हारा क्लॉज नंबर है 30B करके, और 30B क्लॉज क्या बोलता है पता है? 94B वो पता है इंटरेस्ट, एक्सेस इंटरेस्ट, इबिट्टा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का 30% तक इंटरेस्ट अलाउ होता है अगर आप एसोसिएट एंटरप्राइज को पे करते हो तो, और वो 1 लाख से ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा का इंटरेस्ट है तो वो वाला मतलब 30% तक अलाउ होता है, उसके ऊपर वाला डिसअलाउड होता है। पता है, याद आया? टोटल इंटरेस्ट माइनस 30% ऑफ एबिटा और इंटरेस्ट पेड टू एसोसिएट एंटरप्राइज व्हिचएवर इज लोअर है वो डिसअलाउड हो जाएगा। याद आया? एक्सेस इंटरेस्ट वाला। तो ये वो वाले, उसकी रिपोर्टिंग यहां पे जाएगी इन द क्लॉज नंबर 30B करके। इसमें देखिए क्या दे रखा है, whether the assessee has incurred expenditure during the previous year by way of interest or of the similar nature exceeding 1 crore or not। या 1 करोड़ से ज्यादा का इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है जो एसोसिएट एंटरप्राइज थीन कैपिटलाइजेशन, याद करो थीन कैपिटलाइजेशन, क्या वो है या नहीं है? अगर है तो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और सिमिलर नेचर कितना है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अमोर्टाइजेशन कितना है, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ इंटरेस्ट विच एक्सीड 30% ऑफ एबिटा कितना है, डिटेल ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर ब्रॉट फॉरवर्ड लास्ट ईयर का कितना था, और इस साल जो इंटरेस्ट अगर है उसको कैरी फॉरवर्ड आप कितना करोगे, क्योंकि 8 ईयर्स तक उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इसका रिपोर्टिंग 30B में जाएगा। उसके बाद 30C जो है ये आपके गार्ड से रिलेटेड है। यहां पे देखिएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट कि वेदर द असेसी हैज एंटर्ड इनटू द इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट और नॉट, क्या आईए लग रहा है या नहीं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट यहां देखेगा। एंड इफ यस देन प्लीज स्पेसिफाई नेचर ऑफ इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट एंड अमाउंट ऑफ टैक्स बेनिफिट इन द प्रीवियस ईयर अराइजिंग इन एग्रीगेट ऑल द पार्टीज ऑफ द अग्रीमेंट, कि भैया कितना टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, गार लग रहा है या नहीं, उसका रिपोर्टिंग यहां पे 30C में जाएगा। उसके बाद क्लॉज नंबर 31, ये तो तुम्हारा सबसे फेमस क्लॉज है और आपके ऑफिसेज में वगैरह ये यूज होता रहा है, ये आपके ऑफिसेज वगैरह में यूज होते रहा है। ये 31 जो है ये क्लॉज आपके ऑफिस में वगैरह आता है, दैट इज द आपका कैश लोन वाला, कि क्या 20,000 से ज्यादा आप कोई भी, आपको पता है मैंने 269 SS 269 T 269 ST पढ़ाया था, तो वो वाला जो रिपोर्टिंग है वो इस वाले क्लॉज में जाएगा। तो देखिए, reporting of the each loan or deposit and amount exceeding the limit specified in section 269 SST taken or accepted or repaid during the previous year, और किसी भी पर्सन से आपको पता है 2 लाख या उससे ज्यादा आप कैश में एक्सेप्ट नहीं कर सकते, 2 लाख या उससे ज्यादा आप किसी से भी कैश में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर आप कैश में एक्सेप्ट करते हैं तो वो वायलेशन होगा, उतना का उतना पेनल्टी लग जाएगा। तो देखिए, रिपोर्टिंग ऑफ द ईच रिसिट और पेमेंट in an amount exceeding the limit specified in section 269 ST, that is 2 lakh, in aggregate from a person in a day in respect of single transaction or a single event। याद है वो मैंने बोला था कि शादी से रिलेटेड पहले हॉल बुक कराया, फिर खाना बुक कराया, फिर ये कराया, 2 लाख का लिमिट हो गया, तो इन सिंगल इवेंट से रिलेटेड। In respect of transaction relating to one event or occasion from a person during the previous year where such receipt or otherwise then account pay check bank draft और use of electronic clearing system, तो वो यहाँ पे रिपोर्टिंग जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्लॉज नंबर 32। देखो क्लॉज में कोई डिफिकल्टी नहीं है, ये वही क्लॉज है जो अपन इनकम टैक्स में कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, वही क्लॉज है जो इनकम टैक्स में कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। अब आप बोलोगे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा करके, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। उसमें यही पूछा जाएगा कि भाई ऐसा ऐसा था और असेसी ये बोल रहा था और मान लो चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये लगता है, तो आपको आंसर में ये करना है कि एक तो रिपोर्ट करना पड़ेगा करेंगे, और आपको देखना है चार्टर्ड अकाउंटेंट की गलती है या नहीं। अगर गलती है तो आपको पता है आपने जो पढ़ा हुआ है चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट करके, आपने क्या प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ा हुआ है, तो प्रोफेशनल एथिक्स के जो शेड्यूल में क्या वहां पे वो उसने कुछ गड़बड़ किया है या नहीं, क्या उसको गिल्टी प्रूव करेंगे या नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। कैसे आएंगे, अपन क्वेश्चन करेंगे तब आपको मैं समझाऊंगा। चलिए, क्लॉज नंबर 32 है, वो क्या बोलता है, ये आपके पुराने लॉसेस से रिलेटेड है, पुराने लॉसेस, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, उससे रिलेटेड। तो देखिए, डिटेल ऑफ ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस डेप्रिसिएशन अलाउंस टू द एक्सटेंट इट इज अवेलेबल, पुराने लॉसेस कितने हैं वो यहां पे बताने पड़ेंगे। वेदर अ चेंज इन शेयर होल्डिंग ऑफ अ कंपनी हैज टेकन प्लेस, दैट इज सेक्शन 79, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वाले टॉपिक में था। पता है कि अगर कोई भी कंपनी है, क्लोजली हेल्ड कंपनी, उसका जिस ईयर में लॉस होता है और जिस ईयर में उसको सेट ऑफ कर रहे हैं, उन दोनों ईयर में उनका जो क्या बोलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न है, एटलीस्ट 51% शेयर होल्डिंग सेम पर्सन के पास होना चाहिए।
अगर उस उतना है तो ही वो लॉसेस को सेट ऑफ कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। याद आया? तो उसका अगर है तो वो रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। वेदर द असेसी हैज इंकर्ड एनी स्पेक्युलेटिव लॉस है या नहीं है, तो वो आपको यहां पे बताना पड़ेगा। वेदर द असेसी हैज इंकर्ड एनी स्पेसिफाइड बिजनेस, जो 14 बिजनेस है उससे रिलेटेड कोई लॉस इंकर किया है नहीं, वो आपको यहां पे बताना पड़ेगा इन द क्लॉज नंबर 32 में। उसके बाद क्लॉज नंबर 33 क्या बोलता है? सेक्शन वाइज डिटेल ऑफ द डिडक्शन इफ एनी एडमिसिबल अंडर चैप्टर 6A और चैप्टर 3 दैट इज द सेक्शन 10AA। तो 10AA का डिडक्शन और एज वेल एज ATC, ATD, AT जो भी तुम्हारे ATTTA, TTB, QQB, RRB, IA, IB जितने डिडक्शन है उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी इन द क्लॉज नंबर 33 में। उसके बाद क्लॉज नंबर तुम्हारा 34 है, ये इंटरेस्टिंग है, ये TDS TCS से रिलेटेड बात करेगा कि TDS TCS आपने सही से काटा है, नहीं काटा, कितना जमा कराया, कितना शॉर्ट डिडक्शन हुआ, उसमें CA को पूरा रिपोर्टिंग क्लॉज नंबर 34 में करना पड़ेगा। तो देखिए, वेदर द assessee is required to deduct or collect tax as per the provision of chapter 17B और चैप्टर 17BB में TDS TCS लग रहा है या नहीं लग रहा, वो बताना पड़ेगा। इफ यस देन आपको बताना पड़ेगा वेदर assessee is required to furnish the statement of TDS TCS, क्या TDS TCS रिटर्न फाइल करने हैं या नहीं, वो बताना पड़ेगा। एंड वेदर द assessee is liable to pay interest, क्या उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा या नहीं। जैसे मान लो लेट TDS काटा या लेट जमा कराया तो कितना काटा, क्या है उसका डिटेल यहां पे देना पड़ेगा। उसके बाद क्लॉज नंबर 35, इन केस ऑफ द ट्रेडिंग कंसर्न, अगर आपका कोई ट्रेडिंग कंसर्न है तो उस पर्टिकुलर केस में गिव द क्वांटिटेटिव डिटेल ऑफ द प्रिंसिपल आइटम ऑफ गुड्स ट्रेड। आप जो भी प्रिंसिपल आइटम ऑफ गुड्स ट्रेड है उसकी क्वांटिटेटिव डिटेल भी देनी पड़ेगी कि ओपनिंग स्टॉक कितने क्वांटिटी में था, परचेज कितना क्वांटिटी में हुआ, सेल्स कितना क्वांटिटी में हुआ, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, शॉर्टेज एक्सेस कितना है, वो भी बताना पड़ेगा। इन केस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न गिव क्वांटिटेटिव डिटेल ऑफ द प्रिंसिपल आइटम ऑफ द रॉ मटेरियल एज वेल एज द फिनिश्ड गुड्स और बाय प्रोडक्ट। तो आपको क्वांटिटेटिव डिटेल भी देना पड़ेगा। अगर मान लो आप किसी गुड्स में ट्रेड कर रहे हो तो क्वांटिटेटिव डिटेल्स है वो आपको देना पड़ेगा प्रिंसिपल आइटम का, जो मेन आइटम होती है उसका। चलिए, उसके बाद क्लॉज नंबर 36A क्या बोलता है? क्लॉज नंबर 36A बोलता है कि वेदर द assessee has received any amount of the deemed dividend under section 222E। 222E क्या बोलता है पता है? कि अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है, वो क्लोजली हेल्ड कंपनी किसी को लोन और एडवांसेस देती है, किसी शेयर होल्डर को या किसी कंसर्न को देती है, उस कंसर्न के उस शेयर होल्डर का वहां सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, या किसी रिलेटिव को देती है उस शेयर होल्डर के बिहाफ पे या बेनिफिट के लिए, तो उस पर्टिकुलर केस में टू द एक्सटेंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वो क्या माना जाएगा? डीम डिविडेंड माना जाएगा अंडर सेक्शन 222E में। उसके बाद इफ यस तो आपको कितना अमाउंट रिसीव हुआ, डेट ऑफ रिसिप्ट है वो यहां पे रिपोर्टिंग करेंगे। उसके बाद क्लॉज नंबर 37, क्लॉज नंबर 37 ये बोलता है कि क्या कॉस्ट ऑडिट लग रहा है या नहीं। मिस असेसी पे कॉस्ट ऑडिट, जैसे ऑडिट में आपने देखा होगा कुछ लिमिट होती है कि उन कंपनीज को कॉस्ट ऑडिट कराना पड़ता है, तो कॉस्ट ऑडिट आ रहा है या नहीं असेसी पे, वो क्लॉज नंबर 37 में रिपोर्टिंग होगा। तो वेदर एनी कॉस्ट ऑडिट वाज कैरिड आउट और नॉट, इफ यस देन गिव द डिटेल ऑफ एनी ऑफ डिसक्वालिफिकेशन और डिसएग्रीमेंट on any matter, item, value, quantity may be reported or identified by the cost auditor। तो cost auditor की रिपोर्ट के बेसिस पे यहाँ पे ये चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स ऑडिट में ये बताएगा कि भैया उस कॉस्ट ऑडिट की वजह से क्या क्या चेंजेस आए हैं। उसके बाद में क्लॉज नंबर 38, क्लॉज नंबर 38 बोलता है वेदर एनी ऑडिट वाज कंडक्टेड अंडर सेंट्रल एक्साइज एक्ट, क्या सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 में एक्साइज में कुछ ऑडिट हो रही है नहीं। If yes, then give detail of any disqualification or disagreement or any matter, item, value, quantity as may be reported, identified by the auditor। अब उसके साथ साथ में क्लॉज नंबर 40 में कुछ आपको रेशियोज बताने पड़ते हैं। रेशियोज क्या? तो डिटेल रिगार्डिंग द टर्नओवर एज वेल एज द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियोज वगैरह आपको बताने पड़ेंगे फॉर द प्रीवियस ईयर एंड प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 2 साल का कंपैरेटिव एनालिसिस रहेगा, लास्ट ईयर के एज वेल एज करंट ईयर के। कौन से? टोटल टर्नओवर कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट टू टर्नओवर रेशियो क्या है, नेट प्रॉफिट टू टर्नओवर रेशियो क्या है, स्टॉक इन ट्रेड टू टर्नओवर रेशियो क्या है, मटेरियल कंज्यूम टू फिनिश गुड्स प्रोड्यूस है उसका टर्नओवर उसका रेशियो क्या है। तो ये रेशियो आपको इंडिकेट करने पड़ते हैं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में। उसके बाद क्लॉज नंबर 41 पे चलते हैं। क्लॉज नंबर 41 बोलता है कि प्लीज फर्निश द डिटेल ऑफ द डिमांड रेज और रिफंड इशू ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अंडर any tax law other than income tax act 1961 along with the detail of relevant proceeding। तो देखो, इस साल में अगर आपकी कोई डिमांड आई है किसी और लॉ में, इनकम टैक्स में नहीं,
अंडर एनी टैक्स लॉज अदर देन द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अगर मान लो आपके जीएसटी की कोई डिमांड थी या जीएसटी का कोई रिफंड था तो उसका रिपोर्टिंग यहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा। उसके बाद क्लॉज नंबर 42 बोलता है कि वेदर द असेसी इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द एसएफटी और नॉट इन द फॉर्म 61, 61A। क्या एसएफटी एंड रिपोर्टेबल अकाउंट फाइल करना है, यानी एसएफटी आपको पता है ना, जैसे बैंक्स वगैरह को एसएफटी फाइल करना पड़ता है, रजिस्ट्रार ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को एसएफटी रिपोर्टेबल अकाउंट फाइल करना पड़ता है, तो वो करना है क्या नहीं करना, अगर करना है तो उसकी डिटेल यहां पे देनी पड़ेगी। उसके बाद क्लॉज नंबर 43 है, ये कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग से रिलेटेड है कि क्या एसएससी पे कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग लग रहा है या नहीं, और सीबीसी रिपोर्टिंग लग रहा है तो क्या इन्होंने वो रिपोर्ट किया है ट्रांजैक्शन या नहीं की है, मतलब वो सीबीसी रिपोर्ट फाइल की है या नहीं की, पेरेंट एंटिटी कौन सी है, कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी कौन सी है, वो सब बताना पड़ेगा। तो देखिए, whether the assessee or its parent entity or alternate reporting entity is liable to furnish the report under section 286। सीबीसी रिपोर्टिंग लग रहा है या नहीं लग रहा, इफ नो तो खत्म हो जाती है बात। यस देन प्लीज फर्निश द फॉलोइंग डिटेल, वेदर रिपोर्ट हैज बीन फर्निश्ड बाय एसएससी और पेरेंट एंटिटी और अल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी, नेम क्या है पेरेंट एंटिटी का या अल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी का, एंड डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिपोर्ट उन्होंने कब फाइल की है, और लास्ट क्लॉज होता है ब्रेकअप ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द एंटिटी रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी। क्या आपका जो एक्सपेंडिचर है रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी में कितना एक्सपेंडिचर हुआ है उससे रिलेटेड। स्पेसिफाइंग द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, आपने जो खर्चे किए हैं, एक्सपेंडिचर इन रेस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी रिलेटिंग टू गुड्स एंड सर्विस exempt from GST relating to the entities falling under composition scheme relating to the other entity and other payment to the registered entities, expenditure relating to entity not registered under GST also need to be specified। तो कुल मिला के आपके एक्सपेंडिचर का ब्रेकअप है वो यहाँ पे देना पड़ता है इन द आपके क्लॉज नंबर 44। तो ये इतने सारे आपके सेक्शन वो क्या बोलते हैं फॉर्म नंबर 3CD है उसके क्लॉजेस है। तो आप देखोगे तो इतने सारे क्लॉजेस है ये आपके फॉर्म नंबर 3CD। अब आप बोलोगे ये फॉर्म कहाँ मिलेगा करके, ठीक है, आपको चाहिए तो ये फॉर्म आपको गूगल पे मिल जाएगा, जस्ट सर्च करिए कि फॉर्म नंबर 3CD, तो आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लेके जाएगा और वहां से ये फॉर्म आपको मिल जाएगा। तो मैंने क्या बताया, अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से पहले जो मैंने बताया उसको एक बार क्विकली रिवाइज करा देता हूं। ब्रेक से पहले मैंने क्या बताया है, सबसे पहले ऑडिट, टैक्स ऑडिट कब होती है, टैक्स ऑडिट जो है वो कौन करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा, ये तो आपने ऑलरेडी वहां पढ़ा हुआ है ऑडिट वाले सब्जेक्ट में। उसके बाद टैक्स ऑडिट में कौन कौन से फॉर्म आएंगे, देखो जिसकी ऑलरेडी ऑडिट कहीं होती है तो 3CA और 3CD, नहीं होती है तो 3CB एंड 3CD करके, ठीक है। और 3CD के बहुत सारे क्लॉजेज है वो मैंने आपको बताए। बेसिकली क्लॉजेज में आपको कोई नंबर वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं, अगर याद होता है तो कर लेना। ऑफिस में जैसे आपने ऑडिट किया होगा तो बहुत सारे लोगों को कुछ क्लॉजेज है वो याद रहेंगे। चलिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद में मैं कंटिन्यू करूंगा क्वेश्चंस के साथ में और जो केस स्टडीज दे रखी है आईसीआई ने। तो मैं लूंगा अभी ब्रेक, और ब्रेक के आने के बाद मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, तो ब्रेक के बाद में हम सीधे चलेंगे कंपाइलर में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं। 2 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं, तो बाकी वाले जो 4 क्वेश्चन है वो अपन करेंगे। और उसके साथ साथ में इंस्टीट्यूट ने कुछ केस स्टडीज दे रखी है, कुछ केस स्टडीज आपके लिए दे रखी है, 5 केस स्टडीज है वो अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए ब्रेक लीजिए 10 मिनट का, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं।